एक दवाई वही फॉर्मूला वो बना रही है 2,500 रुपए में, और वही दवाई एक और कंपनी 10,000 11,000 की बना रही है. इज देयर अ फार्मा डॉक्टर नेक्सस एट कॉल? अगर आप एक डॉक्टर को एक्सपेक्ट करेंगे कि वो MBBS करने के बाद 1,60,000 रुपये की तनख्वाह पे काम करे, वी आर फुल. अगर 1200 अरब की इस वक्त चल रही है फार्मा इंडस्ट्री और 25% आपका मार्केटिंग है, तो वो कहाँ जा रहा है वो सबको पता है. 2010 से पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाज मोर प्रॉफिटेबल देन टुडे. ओके. 2010 के बाद देयर इज अ ब्रांडिंग वॉर. एक बड़े हॉस्पिटल में एक बच्चा एक्सपायर हुआ था जो बहुत मीडिया साइज हुआ था सिर्फ डाइल्यूटेड पोटेशियम क्लोराइड ना होने से, लेकिन वो आज तक मेरे मुल्क में फार्मा इंडस्ट्री ने नहीं बना के दिया. क्या मसला है कि वो मेडिसिन क्यों नहीं जिसकी जरूरत है? कराची में एक प्रॉब्लम क्या है कि हमें लाइन में लग के डिस्काउंट्स लेने की आदत है. आप कह रहे हैं कि क्या लाहौर में और पंजाब में इस्लामाबाद में डिस्काउंट नहीं देते? वो 10% जो मिलता है हम सबको कैश पे, वो भी कैश पे मिलता है. 15% अगर आपको रिटेलर को मिलता है तो आपके मोहल्ले वाला 13-14% देता कैसे? किसी की किडनी खराब है तो उसमें डोज को चेंज किया जाता है. ये कौन बताएगा आपको? ये फार्मासिस्ट बताएगा. ये सारे काम डॉक्टर साहब के नहीं है, ये फार्मासिस्ट के काम. एक फार्मासिस्ट अपना लाइसेंस रेंट आउट करता है. जिस काम के लिए उसको ट्रेन किया गया, उसने उस काम के साथ कितनी ज्यादती की कि उसके लाइसेंस के नाम के नीचे कितना गलत काम करा. बेचारे 2 नंबर से मेडिसिन में नहीं जा पाते, लेकिन उनकी इज्जत में इतनी कमी है मुआशरे में. मसला फार्मासिस्ट का ये नहीं है कि आप डॉक्टर को पैसे देते हैं. उनका ये मतलब ही है कि भाई मुझे क्यों नहीं देते. मुझे बताएं, आप दोनों क्या किसी फार्मासिस्ट के हत्थे जाने? आप लोग फार्मेसी प्रोफेशन को इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? आप उसको पैसे नहीं देने दे रहे हैं. मैं तो उसके हक में बात करना चाह रहा हूँ. फार्मेसी वाले पैसा कैसे बनाते हैं? पूरा गेम ही 15% का है. 15% अगर 14% 12% डिस्काउंट देंगे तो अब 7-8% पे फार्मेसी नहीं चला. फिर कैसे देते हैं आप? पाकिस्तान इस वक्त टॉप 5-10 में होगा जो फेक मेडिसिन प्रोड्यूसर्स हैं. उन कंपनीज की दवा को जाली समझना जो IMS में रिपोर्ट नहीं होती. उसके क्या शेयर हो? अगर ऑनेस्टली बात बताऊं तो उसका भी 600-700 अरब रुपए तो सेल है. और वो न्यूज़ फॉर मी. That's a huge number. हमने तकरीबन 200 मिलियन की पूरे साल में लोगों को सेविंग कराई इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. यार ये मैं 14,000 रुपए की दवाई ला रहा था महीने की, ये मैं 8,000 की भी ला सकता हूँ. डॉक्टर साहब का क्या रिएक्शन है इस पे? एक बड़ा मजेदार उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, व्हाट द हेल लुच यू स्टार्टेड इन द मार्केट. हज़रत ईसा की पैदाइश से 500 साल पहले कदीम यूनान में जब कोई बीमार पड़ जाता था तो उसके घर वाले उसे घर से उठा के एक मंदिर या किसी टेंपल में ले जाके छोड़ देते थे और अपने जमीनी खुदाओं से दुआ करते थे कि ए खुदा इसे ठीक कर दे. लेकिन उसके बाद वहां पर हिपोक्रेटिस नामी एक शख्स आया. उस शख्स ने मॉडर्न मेडिसिन की बुनियाद रखी. हिपोक्रेटिस ने वैसे तो बहुत से काम किए, लेकिन उनका एक कॉल मुझे बहुत पसंद है. वो कहते थे कि ईट योर फूड लाइक मेडिसिन और यूल हैव टू ईट मेडिसिन लाइक फूड. लेकिन आज 2000 साल बाद हमारा ये हाल है कि हमारे घरों में दवाइयां राशन के साथ मंगवाई जा रही हैं. और हम ऐसे किस हाल में पहुंचे, इस हाल में क्यों पहुंचे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जब एक डॉक्टर तालीम पाता है तो जो 5 साल की उसकी MBBS डिग्री है उसका 0.3% उसे सिर्फ डाइट, न्यूट्रिशन या लाइफस्टाइल के बारे में तालीम दी जाती है. जबकि फार्माकोलॉजी जो कि ड्रग्स की साइंस है उसके बारे में उसको तकरीबन 10 to 15% टाइम उसको पढ़ाया जाता है. बहुत से लोग इस पूरी सूरत हाल का जिम्मेदार फार्मा इंडस्ट्री को करार देते हैं. आज मैंने डिसाइड किया कि हम अपने स्टूडियो में फार्मा इंडस्ट्री वालों को बुलाएं और उनसे समझें और पूछें कि फार्मा का जो ये जो धंधा है ये आखिर चलता कैसे है, इसमें खिलाड़ी कौन कौन है, एंड इज देयर अ डॉक्टर फार्मा नेक्सस. हुज़ैफा उमैर हमारे साथ हैं. हुज़ैफा उमैर इज द CEO ऑफ स्विस ग्रुप और उनके साथ हैं यासिर हाशमी साहब. ही इज द CEO ऑफ दवा हेल्थ केयर. सर थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? फार्मा डॉक्टर नेक्सस का सवाल तो मैं करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा लोगों को एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव दें. ये जो पूरी सप्लाई चेन है दवाइयों की, इसमें कौन कौन खिलाड़ी है? ठीक है, इसके अंदर जो मेजर जब तक पेशेंट को दवा मिलती है अब तक 4 रूल्स हैं. नंबर 1 इज़ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स. नंबर 2 उनको रेगुलेट करने वाला, उनसे लेकर एंड तक रेगुलेट करने वाला ड्रैब, जिसे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान हम कहते हैं. सेकंड. नंबर 3 डॉक्टर, क्योंकि उसके प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई दवाई ले नहीं सकता. ठीक है. नंबर 4 इज़ दी फार्मेसी और रिटेल, जहाँ से जाकर वो दवा खरीदी जाती है. ठीक है. ये 4 एक कोर रोल्स हैं. अच्छा, हमारी इस पॉडकास्ट का उन्वान है फॉलो द मनी ऑफ द मेडिसिन बिजनेस. थोड़ा जल्दी थोड़ा सा बताएंगे, शॉर्टली, अभी डिटेल में जाएंगे, लेकिन हाउ ईच ऑफ दीज प्लेयर्स आर मेकिंग मनी. जैब तो आसान है,
हम और आप टैक्स देते हैं, सरकार पैसे उनको तनख्वाहें देती है, वो तो समझ में आ गया। अब जरा बाकी 3 प्लेयर्स का समझें। बाकी 3 पिलर्स के अंदर जो है वो अगर 100 रुपए की दवा है तो 100 रुपए की दवा में 15% इज़ द रिटेलर मार्जिन, जिसे हम टीपी टू एमआरपी का डिफरेंस कहते हैं, टू रिटेलर का कमीशन है। उसके बाद 10% डिस्ट्रीब्यूशन का एक एवरेज मार्जिन है, फिर ट्रांसपोर्ट एंड ऑल। जो रिमेनिंग 75% है वो जाता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को। उसके अंदर उनकी मेडिसिन की कॉस्ट, उनकी Cost. टीम की कॉस्ट, तमाम चीज़ उसमें शामिल। डॉक्टर्स अपनी ओपीडी की फीस से पैसा कमाते हैं, राइट? यस। और फार्मेसी वाले उससे कमाते हैं। आई विल गेट स्ट्रेट टू इट। आप अगर 100 रुपए की एक टैबलेट बनाते हैं, आप लोग टैबलेट्स बनाते होंगे बस, उसमें कॉस्ट ऑफ आई नो आई एम आस्किंग अ वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन, बट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। एक्चुअली इट वेरीज। ठीक है, समटाइम इट कैन बी 5% एज वेल, ठीक है, बट इट कैन गो अप टू लाइक 75-80%। ओके, ठीक है, बट एवरेज इंडस्ट्री बेंचमार्क बिटवीन 30 to 40 रुपीज़ पड़ता है, यानी 100 रुपए की दवा में 30 से 40 रुपए होता है एवरेज इंडस्ट्री बेंचमार्क। मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो 100 मेडिसिन का है तो एवरेज कॉस्ट ऑफ अ मेडिसिन इज 30 रफली बिटवीन 30%, ठीक है। 70% बाकी कहाँ खर्च होते हैं? ठीक है। 70 में 2500 जाता है, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि 10% डिस्ट्रीब्यूटर को और 15% रिटेलर को। बाकी बचता है आपके 40%, 35%। उसके अंदर टीम प्रमोशन कॉस्ट, फिर मार्केटिंग टीम्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फैक्ट्रीज एंड ऑल, और प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स भी प्रॉफिट, ओके। हम जब लिस्टेड का, आप लोग तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन जब हम लिस्टेड कंपनीज, फार्मा की तो बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, तो हम जब उनके प्रॉफिट मार्जिन्स को देख रहे होते हैं तो इजीली व्हाट आई हैव सीन इज इट्स अराउंड 25-30% के मार्जिन्स, प्रॉफिट के मार्जिन्स पे वो ऑपरेट कर रही होती है। इज दैट अ गुड फिगर टू गो बाय? नहीं। मेरे ख्याल ये वर्किंग आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है, अच्छा, क्योंकि उमूमी तौर पे जो PSX में लिस्टेड कंपनीज है दोज आर टॉप 20s जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके मार्जिन डिफरेंट है। बट एज एन इंडस्ट्री एवरेज मेरा ख्याल है, मेरा रफ अंदाज़ा है, आई कैन नॉट कमेंट एग्जैक्टली, Okay. बिटवीन 12 से 18% होगा। ठीक है। सो you know why I'm asking you that, because a lot of people criticize कि आपका एक बहुत बड़ा परसेंटेज कॉस्ट ऑफ मेडिसिन जो आप बनाते हैं उसमें मार्केटिंग पे जाता है, लेकिन मैं उस पर आऊंगा बाद में। थोड़ा आपके पास कोई नंबर है हुज़ैफा के मरीज की जो एक कॉस्ट है इलाज की, उसमें दवाइयों का कितना हिस्सा है? तो इसमें फिर वही वाली बात आती है कि डिजीज़ टू डिजीज़ वेरी करता है। देयर आर लॉट ऑफ डिजीज़ जहाँ कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 80-85% तक जाती है, बट ओके, ऑन एन एवरेज 20-25%। 20 से और बाकी कैन यू गिव मी अ लिटिल ब्रेकडाउन? आई नो यू आर जस्ट फार्मा, बट क्या आप लोग मुझे थोड़ा समझा सकते हैं कि अगर एक पेशेंट की इलाज पे 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसका ब्रेकडाउन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपने इनिशियल फार्मासिस्ट के मुतालिक बात की, बड़ा मज़ेदार चीज़ थी। हम फार्मेसी प्रोफेशन को जहाँ से आपने स्टार्ट किया वो बड़ा यूनिक चीज़ थी। देखिए, जैसे हुज़ैफा ने बताया, इट्स वेरी, फॉर एग्जांपल अगर कोई डर्मेटोलॉजी का पेशेंट है तो वो कुछ अलग सेगमेंट बनता है, अगर कोई ऑन्कोलॉजी कैंसर का पेशेंट है तो कुछ और बनेगा, ठीक है। कोई फैमिली फिजिशियन के पास जा रहा है तो कुछ और बनेगा, बट ईजिली वी कैन एवरेज आउट अराउंड 40-50% उसकी मेडिसिन कॉस्ट होती है। अगर आप इसको और दूसरे तरीके से रिव्यू करें तो आप अगर पाकिस्तान के अंदर देखें तो हम 45 से $50 मैक्स खर्च कर सकते हैं दवाओं के ऊपर, एक पर्सन ऑन एन एवरेज, जो कि ये ये क्या बहाना है, सालाना है? ये सालाना है। सो अगर आप सालाना सालाना का- अब आप इमेजिन करें कि एक आदमी को अगर आप सालाना $50 खर्च कर सकते हैं उसके ऊपर, एंड देन कम आप कोई भी 2 दवाएँ किसी भी फैमिली के अंदर ले जाएँ जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की, आपको पता है हर चौथा आदमी डायबिटिक है, हर 5वां छठा ब्लड प्रेशर लेके चल रहा है। एक आदमी अगर ब्लड प्रेशर और हाइपर इसकी शुगर की दवाएँ इस्तेमाल कर रहा है तो 20 से 25 हज़ार रुपए का खर्चा उसकी फैमिली के अंदर मौजूद है। और आपको तो एक ही मुझसे महीने में $100 हो गया भाई। आपको मुझसे बेहतर पता है कि क्या हमारी एवरेज अर्निंग है किसी भी फैमिली की। मैं एक पर्सन की नहीं कह रहा, एक फैमिली की कह रहा हूँ। सो जो वो मैक्सिमम कैप उसकी हिट होती है वो मेडिसिन्स के ऊपर हो रही है ना? जी। अच्छा, सो दैट इज अ बिग चंक ऑफ अ पेशेंट। मतलब आप अब समझे 30-40% उस पे होता है। और क्या खर्चे होते हैं जो बाकी 50-60% है, वो क्या है? इसके डॉक्टर अलावा की फीस कितना परसेंट काउंट करती है? अगर मैं जनरली देखूँ तो देखिए डॉक्टर की फ़ीस डिपेंड करती है अगेन, बट अगर मैं उसको एवरेज देखूँ तो 20 से 25%। फिर लैब, रेडियोलॉजी, ये वो जगह हैं। फिर अगर आपको ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं तो फिजियोथेरेपी, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऑर्थो का पेशेंट है, सो ये एक मिक्स बहुत बन महंगी रहा cost होता है। it is, जी, तो ये एक मिक्स बन रहा होता है। फिर अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी स्पेशलाइज़्ड तरफ चले जाएँ, अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो जाए, तो फिर वो वेरी कर जाती है सारी। आई हैव सीन समथिंग एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटलाइजेशंस, मैं ओपीडी की बात नहीं कर रहा, कि जब भी मेरी आदत होती है कि जब भी कोई जानने वाला एडमिट हो जाता है या कोई, तो मैं उसका ज़रा बिल देखता हूँ।
यार एक बहुत बड़ा चंक लैब टेस्ट का होता है। मतलब मेरा तो आ खान वगैरह में झगड़ा हो गया था, मैंने कहा भाई ये कल तो किया था यार, ये आज फिर कर रहे हो, फिर परसों फिर कर दोगे। व्हाट इज द, ये लैब्स का क्या सीन है बॉस? अच्छा, इट वेरीज। देखिए, हॉस्पिटल के अंदर जब पर्सन होता है तो उसकी जो बीमारी की नौयत होती है, उसकी एक्यूटी बहुत हाई होती है। वहाँ पे प्रीलिमिनरी टेस्ट की आप अगर परसेंटेज वाइज कहेंगे तो बहुत बढ़ जाती है। हमने इनिशियली शुरू किया था ओपीडी से। ओपीडी में आपकी लैब टेस्ट की कॉस्ट कम होती है, अगर मैं ऑन एन एवरेज कहूँगा। देखिए, हॉस्पिटलाइज अगर पेशेंट हो रहा है तो वो ईआर से स्टार्ट होते हैं, कुछ प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं। उसके बाद जब जब हर दिन के ऊपर उसके मार्कर्स होते हैं। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स मौजूद होते हैं जिसकी बेसिस पे आपको लैब, वहाँ पे ये परसेंटेज वेरी कर जाएगी। वहाँ तो देखें डॉक्टर की फीस भी वेरी कर जाएगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और फिर उनके केडर्स हैं कि कोई प्राइवेट रूम, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बिग हॉस्पिटल्स, लेकिन मैं जनरली भी एक, आई नो इट्स नॉट आवर सब्जेक्ट बट प्रॉब्ली वी कैन डिस्कस दिस सम अदर डे, बट देयर इज आल्सो अ बिग, जैसे हम मेडिसिन के ऊपर, जैसे मैं भी आऊँगा और बात करूँगा हुज़ैफा से स्पेशली इस बारे में, कि मेडिसिन भाई वही फार्मूला है, वही दवाई है। एक दवाई, मतलब एक जो हमने डॉक्यूमेंट्री की उसमें मेरी अपनी मेट के साथ एक वाक़या हुआ कि इतना डेल्टा क्यों है दवाइयों की कीमतों में, कि एक दवाई वही फॉर्मूला, डिसेंट कंपनी, मतलब टॉप 10 की कंपनी है, वो बना रही है 2,500 रुपए में, और वही दवाई एक और कंपनी 10,000 11,000 की बना रही है। इसको भी थोड़ा मुझे समझना है। इस तरह लैब्स में भी ये हो रहा है जी बिल्कुल ऐसे। कि सेम एक्सरे, सेम अल्ट्रासाउंड फ्रॉम वन प्लेस एट अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। So we'll understand that more. But I'll come back to you and I'll ask you about the elephant in the room. कमरे में जो हाथी है जिस पे हर कोई बात करना चाहता है। हमने जो डॉक्यूमेंट्री की उसमें भी सबसे ज़्यादा लोगों ने बहुत पसंद किया और उनको लगा कि यार शुक्र है कोई न किसी ने इस बारे में बात की। Is there a pharma doctor nexus, I'd call it? ये लोग नेक्सस कहते हैं। ताल्लुक तो है, ताल्लुक तो होना ही पड़ेगा। क्या नेक्सस है? अच्छा, इसका जवाब सिर्फ फार्मा डॉक्टर नेक्सस नहीं, देयर इज अ फार्मेसी डॉक्टर नेक्सस एज वेल, देयर इज अ फार्मा फार्मेसी नेक्सस एज वेल। क्या बात है, ये तो आप नई तो ब्रेकिंग न्यूज़ तीन नहीं है, एक का नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊं। लेकिन हर नेक्सस में फार्मेसी है, हर नेक्सस में मुख्तलिफ लोग हैं। देखिए, मतलब फार्मा है, सॉरी। नहीं, मैंने बताया डॉक्टर फार्मेसी नेक्सस भी है। अच्छा, डॉक्टर फार्मेसी भी है। यस, देयर इज अ डॉक्टर फार्मेसी नेक्सस। आते हैं उस पे, पहले बताएं। आई थिंक इस बात पे बहस करना कि फार्मा और डॉक्टर का एक गठजोड़ है और प्रिस्क्रिप्शन, देयर इज डेटा टू बैक इट, एंटीबायोटिक्स की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, दुनिया भर में है। पाकिस्तान में 73% ज़्यादा है। आप ही की इंडस्ट्री के लोगों ने स्टडीज करके डाली हैं। इट्स ऑब्वियस डॉक्टर्स आर डेस्परेटली ट्राइंग टू प्लीज यू गाइस, और आई डोंट नो व्हाट टू से, प्लीज यू या whatever it is. Why is that? ये क्या रिलेशन है, थोड़ा समझाएं इसको। अच्छा देखिए, इसमें ना हम इसके पीछे एक रीज़न के ऊपर जाना तो थोड़ा सा शायद हमें अंडरस्टैंड करना चलें, आसान हो। बताएं। क्या होता है वो डॉक्यूमेंट्री में आपने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया, ठीक है, और उसके अंदर मुझसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया। ठीक है। मेरा एक अपना ओपिनियन है, डेफिनेटली मैं उस पर बात रखूँ। इशू ये है कि हर इन 4 रोलों के अंदर ना हर बंदे का अपना एक रोल है। पाकिस्तान के अंदर इशू सबसे बड़ा ये है कि हम कहते हैं कि क्योंकि दूसरा मेरा अपना रोल अदा नहीं कर रहा तो मैं आकर इसका रोल अदा करूँगा, तो जहाँ से ये सारा मामला ख़राब हो जाता है। या मैं अपना भी रोल अदा ना करूं, या मैं अपना भी रोल अदा ना करूँ, या मैं यूँ भी आप कह लें। तो एक्चुअली मैं आपकी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी है, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले जब मैं नीचे कमेंट्स में गया ना, तो देयर वर सर्टेन वैलिड पॉइंट्स, बट उसका वैलिड आंसर वो नहीं था जो लोग उमूमी तौर पे पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लेट्स टेक इट दिस वे, पीपल हैव अ क्वेरी के क्योंकि रेगुलेटर शायद सही तरीके से फार्मास्यूटिकल कंपनी या फार्मेसी को रेगुलेट नहीं कर रहा, तो डॉक्टर हैव टू डिसाइड कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बुरी। ठीक है, एक ओपिनियन था ये। एक ओपिनियन ये भी था। सेम इज़ लाइक बहुत सारे फार्मेसिस्ट का ओपिनियन ये था कि बहुत सारे लोग का ओपिनियन ये था कि अगर डॉक्टर ओनली जेनेरिक लिख दे तो फार्मेसी वाले उसका मिसयूज़ करेंगे। यस, इट इज़ देयर, इस बारे में कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, मैं बोलूँगा मैग्नीट्यूड शायद उसका ज़्यादा हो पहले वाले का, दूसरे का थोड़ा कम। तीसरा ये है कि कंपनी भी मैनिपुलेट कर सकती हैं। चौथा ये है कि इसमें रेगुलेटर भी फ़ायदा उठा सकता है। ये चारों चीज़ें अपनी जगह। बट कानून कहता क्या? कानून कहता ये है कि भाई जिसको जिसकी जो लिमिट बताई है ना, बस उसमें रहो। ठीक है। इफ़ एवरीबडी इज़ देयर ओन लिमिट्स, मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। अगर मिसालन एक गाड़ी है, गाड़ी के 4 टायर्स हैं एंड इफ आई हैव टू पुट 30 psi इन ईच टायर, कोई टायर ये नहीं कह सकता या कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यार ये टोटल 120 डालना है ना, तो हम एक ही टायर में 120 डाल, तो दैट टायर विल बी गॉन। तो हमारा ये सबसे बड़ा इशू एज अ कंट्री, हम सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि हर बंदा चाहता है कि मैं दूसरे के नेक्सस में चले जाऊँ। ठीक है। और
ऑनेस्टली जब भी वो किसी दूसरे के काम में उतरने की कोशिश करता है वो अपने काम का भी कबाड़ा करता ठीक है। है। दिस हैपेंस विद फार्मा एज वेल। 2010 से पहले की फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडस्ट्री, आज आप किसी भी, मेरी तो इतनी उम्र भी नहीं है, आप किसी भी ऐसे बंदे को बुलाएं जिसने दोनों एरर में काम किया हो, वो आपको बताएगा कि यार वो मार्केट कितनी अच्छी थी, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अच्छी थी, काम कितना अच्छा था, एवरीबडी वॉज इन देयर डोमेन्स। ठीक है, रेवोल्यूशन मतलब नया नया आ रहा था, एवरीबडी वॉज इन देयर डोमेन्स एंड थिंग्स वॉज वेरी क्लियर। आज माजरत चारों के चारों ऐसे जुड़ चुके हैं कि नोबडी इज मेकिंग प्रॉपर मनी। ओके, प्रॉपर मनी। फ्रंट इस पे तो देखें तो इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव है ना, मैं आपको यूज़र कह लें या रिटेल या हॉस्पिटल पर्सपेक्टिव ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए हम तमाम फार्मा इंडस्ट्री को देख रहे होते हैं, एज अ परचेज़र देख रहे होते हैं, एज अ यूज़र देख रहे होते हैं। अब हमने इसको इवॉल्व होते हुए देखा है इंडस्ट्री को, तो ये मेरे हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर टू डॉक्टर भी चीज़ वेरी करती है। देखिए प्रॉब्लम है, उसको मानने की ज़रूरत है कि अगर 1200 अरब की इस वक्त चल रही है फार्मा इंडस्ट्री और 25% आपका मार्केटिंग है, तो वो कहाँ जा रहा है वो सबको पता है, लेकिन वो हर डॉक्टर करप्ट नहीं है और हर फार्मा करप्ट नहीं है। तो ये लेट इट बी वेरी क्लियर ना। सो हम देखते हैं कि कुछ बहुत एथिकल प्रैक्टिसेस फार्मा कर रही हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में ये पर्सन टू पर्सन भी चीज़ें वेरी कर रही होती है, बट ये प्रॉब्लम है, इसमें कोई Yasser, I completely understand what you're saying, and I understand the point of view you guys are coming from, but I am being a journalist, I have to say it as it is. हम वो कहते हैं ना, घुन के साथ गेहूं भी पिस जाता है, तो ये यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा सिचुएशन है। मतलब जैसे मैंने एक स्टैट रखा, मेरे लिए ये बहुत माइंड बॉगलिंग स्टैट था कि जब किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, हम आएंगे वैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर भी, जब किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है या किसी को डायबिटीज़ हो जाता है या किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको कहता है ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। अचानक आपको एहसास होता है यार मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला तो मेरा खाना पीना था। लेकिन ये एहसास, अगर ये खाना पीना इतना इंपॉर्टेंट है तो उस डॉक्टर को उस 5 साल की मेडिसिन की तालीम के दौरान इसकी कोई तालीम और समझ क्यों नहीं दी जा रही? उसको बिल्कुल लाइफस्टाइल के ऊपर या न्यूट्रिशन के ऊपर या डाइट के ऊपर नहीं पढ़ा है। लोगों का ये कहना है कि ये पूरा सिस्टम, बिकॉज देयर आर बिग बक्स इन फार्मा, एंड हम, पाकिस्तान इज अ वेरी स्मॉल प्लेयर ऑफ दिस, अमेरिका इज द बिगेस्ट प्लेयर, एवरीबडी नोज इट। सो पीपल से दिस होल सिस्टम, एंड यू नो you're a businessman yourself, I always say कि follow the money। तो लोग ये कहते हैं कि भाई जिनके पास लॉबीज होती हैं, पावर होता है, प्रॉफिट्स होते हैं, पैसा होता है, वो डिक्टेट करते हैं काम किस तरह हो मार्केट में। हमने टोबैको की एग्जांपल देखी है, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट हमने देखा था कि 60s में किस तरह से उसने एक पूरा सिस्टम रिग कर लिया था अपने आप को। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि इसमें तो शायद कोई शक नहीं है कि बिल उमूम उस पावर का इस्तेमाल शायद उतनी जिम्मेदारी के साथ नहीं किया गया है जितना किया जाना था। डोंट यू एग्री? डेफिनेटली। अच्छा, ये पावर का इस्तेमाल, अच्छा मैं सिर्फ पावर की बात नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर्स, चले आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर भी एक बहुत पावरफुल चीज होता है। 100% होता है नहीं होता? 100%। मतलब अब तो शायद फिर भी एआई और सोशल मीडिया के बाद उसकी पावर और थोड़ा कम हुई है। एक्चुअली देयर वाज अ स्टडी कि पोस्ट कोविड द ट्रस्ट इन डॉक्टर्स हैज स्लिप्ड फ्रॉम 73% टू 42%। पता नहीं क्या हुआ है, मुझे इसकी रिसर्च नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ा डॉक्टर्स को हिट पड़ा है। लेकिन डॉक्टर फिर भी आपको पता है एक खुदा होता है अपनी क्लिनिक का, मतलब पेशेंट्स उसके पास डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर्स ने भी और उन फार्मा कंपनीज ने भी उस चीज़ को किया तो है ना। आई मीन देयर आर मल्टीपल। मैं सबसे पहली बात मैंने एग्री किया कि ये मसला है, मसला है। ठीक है। आपकी डॉक्यूमेंट्री ने भी इस बात को आइडेंटिफाई किया कि ये मसला है। अब हम, मेरा जो मौक़िफ़ है इसमें वो थोड़ा सा इस पॉइंट पर है कि मसला क्यों है। इसको एक्सप्लेन करके। अब मिसालन है, फार्मासिस्ट है, हम फार्मासिस्ट समझते हैं किसको है? वो बंदा जो कि डॉक्टर की लिखाई पढ़ इन जनरल हम शायद उसको फार्मासिस्ट बेचते हैं, समझते हैं। 90% लोग तो यही समझते हैं। सही है। इंटरेस्टिंगली D2D यानी डिस्पेंसिंग टू डिस्पेंसिंग, कौन सी डिस्पेंसिंग बोल रहा हूँ? कौन सी डिस्पेंसिंग? फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर जो रॉ मटेरियल डिस्पेंस होता है ना, ओके। वहाँ से लेकर पेशेंट को जो मेडिसिन डिस्पेंस होती है, फार्मासिस्ट का रोल है। अच्छा, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट है? यस, आप लोग इन माय ओन कंपनी देयर आर मोर देन 50 फार्मासिस्ट वर्किंग। अच्छा, फैक्ट्री में? फैक्ट्री के अंदर Wow. एवरी स्टेप इज मॉनिटर्ड बाय फार्मासिस्ट। ऑलराइट। My production manager is pharmacist, my quality, everybody is pharmacist.
ओके, तो दे हैव मतलब उनकी भी अपनी ज़िम्मेदारी है ना, ठीक है। ठीक है? मैं मिसाल से एक बात करता हूँ, यार एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, हुँ। और उस प्रिस्क्रिप्शन से खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, ठीक है। तो हम किसको पकड़ेंगे? डॉक्टर को? यानी उस दवा से कोई हादसा हो जाता है, हम डॉक्टर को पकड़ेंगे या उस कंपनी को पकड़ेंगे? नहीं, अगर रेगुलेटेड दवाई थी तो कंपनी को पकड़ना चाहिए कंपनी को पकड़ेंगे, ठीक है? फिर वहाँ डॉक्टर की क्वालिटी कहाँ गई थी? जो लोगों का कॉन्सेप्ट है हुँ। कि डॉक्टर हैव टू डिसाइड अबाउट द क्वालिटी, तो ठीक है, डॉक्टर को भी पकड़ना चाहिए देन। मैं यहाँ पे ठीक डॉक्टर्स के ऊपर तो बिल्कुल भी हमारे पास कोई रेगुलेटरी नहीं है ना, आपके साथ तो ड्रैप है शायद, जी। लेकिन हमारे डॉक्टर्स तो मेरे ख्याल से लीस्ट रेगुलेटेड सेक्टर होगा हॉस्पिटल्स में और हर जगह। यू अंडरस्टैंड कि बहुत कम रेगुलेशन है उनके ऊपर। सिंध में तो अभी शायद चंद साल पहले कोई एक सिंध हेल्थ कमीशन जो सिंध है हेल्थ कमीशन बनाया और उसने भी अभी तक माशाल्लाह कोई फैसले अच्छे नहीं किए हैं, कोई मुझे तो कोई डिसीजन नजर नहीं आया। टू बी वेरी कैंडिड काम स्टार्ट हो गया और देखें अब बिल्कुल प्लेन स्लेट था तो अब उस पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 78 साल बाद। हाँ हो रहा है, लेकिन चलें देर से आए दुरुस्त तो आए। ठीक नहीं, ठीक है। आई होप देयर इज सम Yeah. बट द प्रॉब्लम इज सिंध एंड हेल्थ केयर, इसकी एक अलग पॉडकास्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको वापस उस पर लाता हूँ। थोड़ा सा मुझे रिलेशनशिप पर्टिकुलरली डॉक्टर और फार्मा का समझाएं। जब आपके लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, तो एक आइडियल वर्ल्ड में ये रिलेशनशिप क्या है, पहले ये बताएं, और फिर बिलुमुम आपकी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में रिलेशनशिप क्या है? ठीक है, Candidly. उमूमी तौर पे दुनिया भर में इसको इसी तरह समझा जाता है कि एक जो बंदा जा रहा है प्रमोट करने, वो डॉक्टर को प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बताएगा, प्रोडक्ट के एडवांटेज बताएगा, प्राइसिंग बताएगा, ये सारी चीज़ें बताता है, और उसके थ्रू वो कोशिश करता है कि वो डॉक्टर मेरी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करे। ये इन जनरल पर्सपेक्टिव है। हाउएवर, जैसा डॉक्यूमेंट्री में बात हुई है, यस देयर आर अदर रिलेशंस एज वेल, ठीक है, ये एक्सेप्टेंस वाली बात है, ठीक है। अच्छा, इस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर, ये मैं बोलूँगा साउथ एशिया, ख़ास तौर पे जिस रीजन के अंदर हम हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत ज़्यादा कॉमन है। दुनिया भर में भी है, पर दुनिया भर में इस मैग्नीट्यूड का ये हालात नहीं। उन्होंने कंट्रोल किया इसको उन्होंने- 20-30 साल पहले। नहीं, वहाँ ना उन्होंने अपनी बाउंड्रीज सेट की हैं, ऑनेस्ट बात। हमारे बाउंड्रीज नहीं, हमारे हर बंदा एक दूसरे की बाउंड्रीज में घुसने को तैयार है। मैं चाहता हूँ मैं डॉक्टर पे बोलूँ, डॉक्टर चाहता है मुझ पे बोले, मैं चाहता हूँ फार्मासिस्ट पे बोलूँ, फार्मासिस्ट चाहता है मुझ पे बोले, बस हर बंदा चाहता है कि मेरे अलावा सब पे बात की जाए। देखो ठीक है। तो दिस इज़ द कोर इशू। सो अगर मैं समझूं करेक्टली, तो आपका बंदा जाता है एक डॉक्टर के पास और उसका काम ये होता है कि डॉक्टर को इंफॉर्मेशन दे कि सर आपके पास आ रहे हैं टाइफॉइड के बहुत सारे पेशेंट, हमारी जो दवाई है ना ये बेहतर है, ज़रा देखें, ये हमने इतने ट्रायल्स किए हुए हैं, टेस्ट किए हुए हैं, ये सब जी, हुआ हुआ जी। है। तो ये तो एक रिसर्च एसोसिएट टाइप की जॉब है, ये तो एक साइंटिफिक जॉब है। सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक तो है ना? 100% है। लेकिन यार मैंने जिस तरह के लोग मेडिकल रेप्स हायर हुए हुए होते हैं जनरली इंडस्ट्री, मतलब जो कोई नहीं कर रहा होता खानदान में वो मेडिकल रेप लगा हुआ होता है। इज दैट नॉट ट्रू? अगेन द पॉइंट क्या है, किसने खराब किया? किसने किया बताएं? हमने खुद किया ना। हमने, बट वो तो पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए ना। सर पॉइंट यही है ना, जब आपने खुद कहा फॉलो द मनी। हाँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2010 से पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाज मोर प्रॉफिटेबल देन टुडे। ओके, क्या प्लेयर्स कम थे? नहीं, काम साफ था ना, एवरीबडी वाज मोर इन देयर ओन लिमिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट सर बात कह रहे हैं आप। पॉइंट सिंपल है ना, मैं बोलता हूँ एक डॉक्टर को लेट्स टेक इट भाई 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा बनाना, ठीक है, तो क्या उसको मना है कि वो अपनी 1000 रुपये फीस बढ़ा दे? इथिकल है? बढ़ा ले। मैं 5000 रुपये चार्ज करूँ, इट इज़ योर कॉल ना कि आप पे करना चाहते हैं, मुझे नहीं करना चाहते। बिल्कुल ठीक है। तो बात ये, मैं अपनी दवा का 3000 रुपये चार्ज करूँ, इफ़ माई थिंग इज़ लेजिटिमेट, चीज़ें हैं, फिर पेशेंट की कॉल है ना कि वो खरीदना चाहे नहीं खरीदना चाहे। तो प्राइसिंग ना इज़ एन ओपन टॉपिक, और मार्केट में होनी चाहिए। मार्केट में होनी चाहिए। फिर मार्केट में जो खरीदने वाला है, जो अफोर्ड करने वाला है, उसका डिसीजन है कि भाई मैं आपसे सेटिस्फाई हूँ, मैं आपसे लूँ, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, मैं पॉइंट कहाँ आता है कि जहाँ हम हर किसी के रोल को पर मैच कर। अब मिसालन हम फार्मेसिस्ट पे बात कर रहे थे, मैं बोलता हूँ D2D कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि अगर कोई प्रोडक्ट फेल होती है तो केस किस पे बनता है? उस प्रोडक्शन मैनेजर पे जो फार्मासिस्ट होता है, अच्छा, उस क्वालिटी मैनेजर पे। इवन जो product डिस्पेंसेशन के अंदर भी अगर आपकी डिस्पेंस भी गलत होगी तो ऑनर पे केस बाद में बनेगा, पहले फार्मासिस्ट पे बनेगा। ओनर पे ही बनता है पाकिस्तान के कानून के बाद में। मुताबिक तो, लेकिन फिर मैं बोला मेन इफेक्टीज आर दोस्त। तो पॉइंट इज कि जो इफेक्टीज हैं या जो जिम्मेदार हैं, हम उनको जिम्मेदारी दें रादर देन हर बंदा चाहे। उनको रिस्पांसिबिलिटी, उनको अथॉरिटी भी दे, उनको अथॉरिटी। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक अच्छा, अब मिसालन आती है कि भाई फार्मासिस्ट की कम्युनिटी है ना। बिल्कुल ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ D2D। अब लेट्स टेक इट, ही इज़ अ फार्मासिस्ट, इनके साथ पढ़े 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे मुख्तलिफ इंडस्ट्री में मुख्तलिफ लोकेशंस पे। अब प्रोडक्ट, अब कंपनी क्वालिटी की नॉलेज इनके पास ज़्यादा होगी जो इनके इंडस्ट्रियल लिंक्स हैं, या किसी तीसरे बंदे के पास? लाजिम बात है, इनके पास सिंपल आंसर है। ठीक है। हाँ। तो देयर इज़ अ रूल, मतलब हर रूल के पीछे वजूहात है ना।
अब जो कंपनी की क्वालिटी या जो कंपनी की प्रोस्पेक्ट, पहले पता है क्वालिटी ना डिसाइड करने वाले ये हैं ना कोई और है, ठीक है, इट्स अबाउट ड्राफ्ट डिसाइड करनी है, ठीक ठीक है। अब ड्राफ्ट पे भी हम आते हैं तो ऑनेस्टली देव मतलब 5 साल के अंदर इतना ड्राफ्ट चेंज हुआ है, बहुत बहुत अच्छा। बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोविड से लेकर आज तक हम निकाल रहे हैं तो पाकिस्तान ने काफ़ी इवॉल्व किया है, ठीक है। बल्कि पिक्स क्वालिफिकेशन की तो पर भी टारगेट है हमारा। हम्म। तो हर बंदा अगर अपना रोल अदा कर रहा है तो ये मसला आएगा नहीं। ये मसला, अब डॉक्टर का काम है डायग्नोस्टिक करना, डायग्नोसिस करना है किसको बीमारी क्या है और इसको किस दवा से सही होगा। दवा इज़ नॉट द ब्रांड नेम जो कि प्रेस्क्राइब किया जाता है, सही है। दवा इज़ द जेनेरिक नेम। हमारे यहाँ लोग दवा उसको समझते हैं जो लिखा जाता है। यार ये actual बहुत दवा। इम्पोर्टेंट है, इस पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ, लेकिन- लेकिन थोड़ा एक अगर मैं सिर्फ इनसे एक सवाल फॉलो अप पूछूं, हुज़ैफा, आप कॉन्स्टेंटली 2010 को एज अ बेंचमार्क इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो इस रिसर्च की है इस पॉडकास्ट के लिए, तो लेट 90s भी एक कट ऑफ पॉइंट है पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के लिए। जब एक सॉर्ट ऑफ अ बूम आया है 90s में, बाहर की कंपनीज ने एग्जिट शुरू किया है पहला। अब तो एक आखिरी राउंड ऑफ एग्जिट्स हो रहा है, अब तो ख़त्म, मैदान साफ हो गया, लेकिन उस ज़माने में पहला एग्जिट शुरू हुआ है, लोकल एंट्रेंट्स आना शुरू हुआ है। मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ इंडस्ट्री की मिसाल देता हूं। मुझे अक्सर लोग बुलाते हैं बातचीत करने के लिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में। मैं जहाँ जाता हूँ ना हुज़ैफा, वहाँ पे लोग आजकल, मुझे जो स्टूडेंट बॉडीज़ होती हैं, मुझे एक परफ्यूम का ब्रांड तोहफ़ा दे देते हैं। आजकल हर कोई परफ्यूम बना रहा है पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से इतने परफ्यूम के ब्रांड्स आ चुके हैं कि आपके लिए, और वो आप किसी मॉल में जाएं, आपको मुसीबत हो जाएगी कि लोग आपको ज़बरदस्ती उंडेल देंगे आपके परफ्यूम। क्या फार्मा के अंदर भी शुरू में कुछ मार्जिन ऐसे खौफनाक थे? क्या लॉट ऑफ पीपल गॉट इनटू इट? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या बैरियर टू एंट्री बहुत लो था? क्या पैसा ज्यादा नहीं लगता फार्मा इंडस्ट्री लगाने में कि हर कोई, काफी सारे लोग घुस गए? अच्छा, आज की अगर बात करें तो बैरियर टू एंट्री बहुत ज़्यादा है, बहुत आज बड़ा है। नहीं, मैं शुरू की बात कर। अच्छा, मैं बात हूँ उस पर। देखें, हमारी ना पूरी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं फार्मा की। अच्छा, ये ऑनेस्टली मेरा अपना कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, देखा हुआ नहीं है, ये सुनी हुई बात है जो मैं अभी यहाँ से कोट कर रहा हूँ। 1990s के अंदर मोस्टली फार्मा कंपनीज लोकल कंपनीज आई। मोस्टली अगर आप किसी आज सक्सेसफुल कंपनी निकालेंगे तो वो पता चलेगा से कि foreign 1990 होगा, 2000 से 2005 के दरमियान उसकी बिल्कुल formation ऐसे। हुई हो। तो बेसिकली फॉरेन प्लेयर्स थे, दे वर वर्किंग लोकल एंट्रेंट्स। अच्छा, फॉरेन प्लेयर से ही बहुत सारे लोग टूटे या बहुत सारे फॉरेन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट चीज़ें हुई, डॉलर के मसाइल थे, बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से कुछ कंपनीज एग्जिट करना चाह रही थी। वहाँ पर लोकल लोगों ने इसको एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को सीरियस लिया। ठीक है, पहले पीपल वो मोर ऑन टू ट्रेडिंग्स, वो उनकी प्रोडक्ट लेके बेचने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में, प्रोडक्ट इंपोर्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो देन उनको ये बूम मार्केट का नज़र आया एंड द मार्जिन वाज गुड। मैं आपको बता रहा हूँ कि वापस इस बात पे कह रहा हूँ, आप किसी को बुला के पूछें, पेशेंट को दवा भी सस्ती थी 2010 से पहले और पेशेंट के लिए अफोर्डेबिलिटी भी बेहतर थी, कंपनी के लिए मार्जिन भी अच्छा था। ओके। सो द मार्केट वाज वेरी क्लीन। ज़्यादा मरूम बताते थे कि 2000 जब मैंने 2018-19 में काम पे आना शुरू किया तो मुझे बिठा के बताते, बोले बेटा 2010 से पहले 5-6 की उम्र में तो कहानी सुनाते थे। कहने लगे बेटा हम जाते थे ना किसी डॉक्टर से, पहली बात वो चैम्बर से बाहर आके हमें मिलता था, ठीक है। इतनी रिस्पेक्ट देता था। और अगर हम कोई गत्ता, पैड, कोई पेन भी देते थे ना तो उसको ऑब्लिगेशन समझता था और वो पूछता था बाकायदगी से, भाई इसके अगेंस्ट कोई कमिटमेंट तो नहीं है ना, हाँ। मुझे गिफ्ट दे रहे हो ये किस चीज़ के लिए? तो मतलब उसको सॉर्ट ऑफ वो बुरा समझता था या उसको फील होता था कि यार ये दिस इज समथिंग ये बात दैट्स करेंगे। नॉट नॉर्मल। हाँ, ठीक है। ठीक है, 2010 के बाद देयर इज़ अ वॉर, देयर इज़ अ ब्रांडिंग वॉर। बस वही हुआ। मेरा जहाँ तक मुझे फील है ना वो ये है कि पीपल ट्राई टू, एवरीबडी ट्राई टू मेस अप विद अदर्स। हर बंदे ने चाहा कि मैं दूसरे की मार्केट में आ जाऊँ, फार्मासिस्ट ने चाहा कि वो डॉक्टर की मार्केट में उतर कर जो है ना वो आज मतलब अपनी साइड से प्रिस्क्रिप्शन दे, अपनी साइड से डायग्नोस्टिक करे। उसने अपना प्रोस्पेक्ट बना लिया कि डॉक्टर के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, फलाना है, मैं ढिमाका हूं है, ना। तो मैं हूँ, मुझसे मसला हल करा लो। कंपनीज ने कहा कि मैं हूँ, ठीक है, वी विल डिसाइड कि हमने क्या करना है। ठीक है, हमने हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करी, डॉक्टर ने अपनी जंग लड़ी। तो ये जो जंग हुई ना, उस जंग का आउटकम ये है। अच्छा, मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि बिकॉज आपने, मुझे पता है कि आप फैमिली वाइज यू आर इन फार्मा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे ये बताएं कि ये जंग क्वालिटी और नए फॉर्मूलाज को बना के भी तो जीती जा सकती थी, नए काम करके भी तो जीती जा सकती थी। इस फ्रंट पे कितना काम किया हमारी फार्मा इंडस्ट्री ने? पिछले 3 साल में बहुत किया, नो डाउट। ठीक है, उससे पहले इसलिए इतना नहीं हो रहा था कि फिर हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को,
इन नेगेटिव मीडिया ऑनेस्टली जब खासतौर पर डीरेगुलेशन ऑफ प्राइस हुआ। बिल्कुल ठीक। सर पता है आपको एक वक़्त था हमारे मुल्क के अंदर कि एक नया मॉलिक्यूल की प्राइस अप्रूव कराने में 1.5 साल लगता था। अच्छा। समरी जाती थी, रिजेक्ट होके आ जाती थी, डिस्कस हुए वगैरह और मीडिया हमारा बताता था कि गवर्नमेंट ने या फलाने साहब ने समरी रिजेक्ट कर दी। मतलब ये एक अच्छी बात समझी जाती थी। ये अच्छा समझा जाता था, लोगों को लगता था प्राइस बढ़ जाएगी। एक्चुअल में वो न्यू मॉलिक्यूल उसके चक्कर में फंसा रहता था क्योंकि गवर्नमेंट में उसको कैबिनेट को अप्रूवल थी। कैबिनेट ने डिसाइड करना होता था कि उन्होंने फार्मा को प्राइसिंग क्या देनी है, क्यों देनी है। फिर इसी तरह हार्डशिप के केसेस 1.5 साल 2 साल तक मेडिसिन वाज नॉट अवेलेबल बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल कि कोई बंदा अपनी जेब से डाल के आपको प्रोडक्ट सप्लाई करेगा। बिल्कुल ठीक। इट वाज Understandable देयर। बात। आपने कोविड में सब पैरास्टामोल देखा क्या हालात हुए। बिल्कुल ठीक। So it was there. So it was a politicized matter. Pharmaceutical pricing was always a politicized matter. पेट्रोलियम प्राइसेस और फार्मा प्राइसेस दोनों एक सियासी मसला था। मुल्क के अंदर हर चीज़ की प्राइसिंग है ना हमारे एक सियासी सही- मसला बन जाता है। सही ठीक है, बात। बस उसको बनाने वाला होना चाहिए ठीक कि उसने मसला कैसे बनाना। ठीक है। तो इट वाज लाइक दैट। जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 2021 में कि उन्होंने इसको डीकंट्रोल करना है। डीकंट्रोल भी किसको किया? नॉन एसेंशियल को। प्लीज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एसेंशियल एंड व्हाट इज़ नॉन एसेंशियल। एसेंशियल आज भी कंट्रोल है, आज भी गवर्नमेंट कंट्रोल थी। ठीक है। नॉन एसेंशियल को उन्होंने डीकंट्रोल किया। तो 2021 से लेकर 2026 तक आप आईएमएस का डेटा उठा के पढ़ें, आपको हर साल 25-25, 30-30 नए मॉलिक्यूल एडवांसमेंट आपको सेम उसके अंदर नज़र आती है। ओके, सो यस बेसिकली टू मैं आपकी अगर बात को एक जमा करूं एक जगह, तो आप कह रहे हैं कि भाई पैसे वैसे नहीं थे हमारे पास। हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उस पर नहीं जा रहे थे। हमारे मार्जिन हमें इजाज़त नहीं दे रहे थे। सॉर्ट ऑफ एक वजह ये भी थी। दूसरी वजह ये भी थी कि जब हमें पता था कि जाकर हम डालेंगे तो 1.5 साल तो गवर्नमेंट ने प्राइस ही नहीं देनी, तो मैं उस काम पे मेहनत क्यों करूँ जिसका आउटकम शायद 2.5-3 साल बाद भी पता नहीं क्या आना है। अंडरस्टूड। राइट नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ, जो जनरल बात कर रहा हूँ, फार्मा की जो दवाइयाँ आप लोग बनाते हैं, इसमें से कितना इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है इसमें से? मतलब अगर कितना परसेंट मटेरियल आप लोग इम्पोर्ट करते हैं? 80% इज इम्पोर्टेड। कैन दैट बी सब्स्टिट्यूट? यस, बट इट वुड टेक अ प्रॉपर पॉलिसी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो चीज़ आप लोग इम्पोर्ट करते हैं? एवरीथिंग इज गेटिंग एवरीथिंग इज हर चीज़ इम्पोर्ट होती है। जो बेसिक प्लांट पाकिस्तान में लगे हुए भी हैं वो बेसिक प्लांट नहीं है ऑनेस्टली, वो भी सेमी बेसिक आप उनको कह लें। अच्छा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सब्स्टिट्यूट करना एक इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। इंडिया और चाइना ने ज़िंदगी लगाकर इसको बिल्ड किया। इंडिया इज ऑल्सो अ बिग प्लेयर, राइट? इंडिया इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर। कुछ मॉलिक्यूल में ओनली वन है। $22 बिलियन की तो सिर्फ मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है वो। उससे भी बड़ा नंबर, उससे भी बड़ा। इवन यूएस एंड यूरोप इज नाउ डिपेंडेंट ऑन इंडिया एंड चाइना। उसने सैंक्शन लगाया, टैरिफ इस पे नहीं लगाया इंडिया की। लगा भी नहीं सकता। सो बेसिकली दैट वाज द रीजन कि ये पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई। एनसीई की डेवलपमेंट बहुत टाइम तक इस वजह से व्हाट इज एनसी? न्यू केमिकल एंटिटी, जिसे आप न्यू मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, सो इफ आई टेक दिस फॉरवर्ड, फ्रांस पे एक मेरा अपना जी, कमेंट जी। था। ये तो इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्टिव ज़ैफा ने दिया, लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल या क्लिनिकल प्रोस्पेक्टिव दूँ, सो देखें हमें ये फील होता है कि ख्याल में अगर मैं पिछले 10 साल से कहूँ तो हमारे पास कोई न्यू मॉलिक्यूल्स नहीं आता फार्मा इंडस्ट्री से। एमएनसीज आपने खुद बता रहे हैं वो जा रही हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि अगले कुछ सालों के अंदर हमारे पास वो न्यू मॉलिक्यूल्स जो दुनिया में अवेलेबल है वो हमारे पास होंगे। आप कुछ नहीं करें, आप दुनिया का टॉप 10 यूजेज जेनरिक उठाएं और पाकिस्तान का उठाएं, सो आपको वो टॉप 10 पाकिस्तान में नज़र ही नहीं आएंगे। सो देयर इज़ अ शिफ्ट बिटवीन वर्ल्ड एंड अस। हम क्या कर रहे होते हैं, हम 21 अरब का ओमिप्राजोल खा लेते हैं जो एसिडिटी के लिए। दुनिया फोकस कर रही है ऑन्कोलॉजी, कैंसर के ऊपर, बायोलॉजिकल्स के ऊपर, न्यू एंटीबायोटिक्स पे या कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स पे। सबसे ज़्यादा सफ़र एंटीबायोटिक्स में कौन कर रहा है? पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। लेकिन हम उस डायरेक्शन पे सोच ही नहीं रहे। आज हमारे पास एक अगर सीमाग्लूटाइड आती है तो सारी फार्मा इंडस्ट्री उसके मीटूस बनाने शुरू कर देती हैं। आज मेरे पास आज भी KCl पोटेशियम क्लोराइड विच इज़ अ हाई अलर्ट मेडिकेशन डाइल्यूटेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। 2016-17 में एक बड़े हॉस्पिटल में एक बच्चा एक्सपायर हुआ था जो बहुत मीडिया साइज हुआ था सिर्फ डाइल्यूटेड पोटेशियम क्लोराइड ना होने से, लेकिन वो आज तक मेरे मुल्क में फार्मा इंडस्ट्री ने नहीं बना के दिया। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक तो दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, ओमेप्राजोल। so close to my heart because it's next to my tummy, but ये तो राशन की तरह आती है भाई। Yeah, it is unfortunate. मतलब it is just crazy how much, and I'll be honest with you,
I have controlled that in my house by just making some basic lifestyle changes, and alhamdulillah the consumption is almost gone. ग्रेट। तकरीबन खत्म हो गई। और कोई मतलब आपको समझ में आता है कि ये तो सिर्फ एक लाइफस्टाइल इशू की वजह से मैं इतनी दवाई खा रहा था, एंड इट इज a lot of times it's stress and other things, but the point you're trying to make, एक इससे मुझे एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में कि हम अक्सर सुनते हैं कि जो लोग टर्मिनली इल हो जाते हैं, जिसको आप पैलेटिव केयर कहते हैं, उनके लिए दवाइयाँ नहीं है हमारे पास। हमारे अपने एक भाई का इंतकाल हुआ है, हमारे कॉलीग थे, यहीं पे काम करते थे, और ही वाज जब उनका आखिरी स्टेज थी तो आई थिंक इट वाज मेमन इंस्टीट्यूट या DUHS, दोनों में से कोई एक हॉस्पिटल था। अब वो उनको जो आई थिंक पेन किलर को मॉर्फिन था या क्या था, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, मैं नाम की गलती कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा, इसी तरह का कोई नाम था, तो वो नहीं था, हॉस्पिटल नहीं अरेंज कर सका, वो बेचारा तकलीफ में है एक बंदा। अनफॉर्चुनेटली आप तो पैलिएटिव केयर की बात कर रहे हैं ना, उसमें मॉर्फिन, पैथेडीन, फेंटेनिल ये नारकोटिक्स कैटेगरी में आते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं पूरे पाकिस्तान में उठाऊंगा ना, गिनती के हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, और पेशेंट के पास पैचेस तो अवेलेबल ही नहीं है। देखिए पैलिएटिव केयर ये होती है कि उसकी मौत को आसान करना, बस सही है। की पूरी बात कर- दुनिया में उसको आसान किया जाता है, उसको पेन किलर्स लगाए जाते हैं, पैचेस दिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर वो लेना, जो इंजेक्शंस अवेलेबल हैं ओरल, वो इंतहाई मुश्किल काम है। 3 रेगुलेटरी बॉडीज़ हॉस्पिटल्स को कंट्रोल कर रही होती हैं, फिर हॉस्पिटल्स को डेटा मेंटेन करना होता है। और ऑन्कोलॉजी की जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत अभी पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है इस वक्त, Absolutely. ठीक है। जो मैं आपको पहला पॉइंट कह रहा था कि प्रेफरेंस ऑन्कोलॉजी की या इधर रजिस्ट्रेशन में नहीं है, प्रेफरेंस किसी और तरफ है। मतलब अगर मैं आज एंटी ओबेसिटी की मेडिसिन लाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे सोर्स आ हाँ। जाएंगे, भर जाएंगे। एस्थेटिक अभी अभी वो गायब है, ग्लूटाथायोन है क्या है वो जो वो तो हमेशा से वो गोरा करने वाला, मतलब आई नो दिस इज नॉट द टॉपिक, बट ये मतलब मैं तो समझता था ये ऐसी वाइब्स है। यू आर एक्चुअली टेलिंग मी कि ये फैक्चुअली नंबर्स वाइज यही हो रहा है कि हमारी मेडिसिनल प्रायोरिटीज ही हेवायर है। या कि जो आपने कहा कि जो अमेरिका में या यूरोप में टॉप 10 मेडिसिन कंज्यूम हो रही है मुआशरे में, हमारी बिल्कुल अलग है उनसे। जी बिल्कुल ऐसे। मतलब एक तरह से वो मेडिसिन जो कि नहीं होनी चाहिए वो है, लेकिन व्हाई इज इट? तो उनमें मार्जिन नहीं है, क्या मसला है कि वो मेडिसिन क्यों नहीं है देखिए जिसकी जरूरत है वो हमेशा शॉर्ट रहती है? ऑनेस्टली आज आई वुड नॉट एग्री विद दिस पॉइंट, हाँ बिकॉज आज वही मैं टॉप 10 जेनेरिक्स जो पिछले महीने ठीक बिके हैं यूएस के अंदर, ठीक है। वो निकाले थे, तो वो उसमें से मेरा नहीं ख्याल क्या सिवाय 2 या 3 के अलावा पाकिस्तान में सारे अवेलेबल हैं। ठीक है। इशू इज़ नॉट दैट। बात यह है कि जो ख़ास तौर पे स्पेसिफाइड डिजीज़ रिलेटेड मेडिसिन हैं या ऑन्कोलॉजी है या ये सारी कुछ है, इसकी फैसिलिटी इज़ डिफरेंट। इट डज़ नॉट कम्स इन जनरल फार्मा। उसकी प्रॉपर एक डेडिकेटेड फैसिलिटी है, एंड इट इज़ नॉट 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन डॉलर का काम, इट इज़ मोर देन 10 मिलियन डॉलर का अलग से प्लांट। फिर आपकी मुल्क की कैपेसिटी और अफोर्डेबिलिटी उसको इजाज़त दे कि वो इतना महंगा या इतना डिजीज़, वो अफोर्डेबिलिटी भी साइड से उसकी पूरी कमर्शियल साइंस बने, क्योंकि दैट प्लांट इज़ 24 इट हैव टू रन 24/7। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक टू डिस्कस। दूसरी चीज़ ये है कि पहले इससे काफ़ी टाइम, मतलब आज से 3-4 साल पहले, अब तो खैर इसके प्लांट लग रहे हैं, हम देखें ना तो इसका सबसे बड़ा इशू ये था, इस पे इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी अच्छी खासी थी एज अ कंट्री, ठीक है। अच्छा प्रायोरिटी में भी इतना नहीं था क्योंकि इंडिविजुअल इंपोर्ट्स आ रही थी, चीज़ें हो रही थी, तो पीपल वर ओके विद दैट, ठीक है। जब खास तौर पर डॉलर हिट पड़ा, फिर इंडिया से जो जंग हुई, एम्बार्गोस लगे, उसके वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आया, तो वी रियलाइज़ कि हमें इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा दूसरा ये, जिन लोगों ने इससे पहले फोकस करने की कोशिश की, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, दे फेल्ड एज वेल, क्योंकि बात समझे ना सर कि मैं एक चीज़ स्पेशलाइज्ड पाकिस्तान में बनाने के लिए पाकिस्तान के लिए कोशिश करूँगा ना, उसकी कॉस्ट वो कभी भी नहीं हो सकती जो चाइना पूरी दुनिया के लिए बना रहा है, उसकी वो कॉस्ट कभी भी नहीं हो सकती जो इंडिया पूरी दुनिया के लिए बना रहा है। तो कमर्शियली इट वोंट मेक अ सेंस। तो ये भी गैप्स थे और आज भी हैं। इवन आज भी अगर आप किसी को बिठाएं, बोला भाई इसकी मुझे फाइनेंशियल सेंस बना के दे दो, आप नहीं बना के दे सकता, वो एक ही बात बोलेगा यार जब तक ये कमर्शलाइज होगा ना, अब तक 25-30 और मॉलिक्यूल आ जाएंगे, सो विल मेक हाँ समथिंग मतलब आउट ऑफ 10 मिलियन डॉलर तो इतनी बड़ी रकम नहीं है यार फार्मा वालों के लिए। हमारे यहाँ ये शारे फैसल पे या कहीं कोई एक छोटा सा प्लाजा खड़ा होता है, वो मुझे हसन बख्शी साहब बता रहे थे, वही 100 मिलियन डॉलर का होता है, पता नहीं कितने का होता है। मैंने कहा अच्छा, कह ले हाँ यार वो हमारा एक प्लाजा खड़ा हो रहा है, वो एक प्लाजा का ये रखाया करो, वो जो हार्बर फ्रंट पे बन रहा है ना, एक 100 मिलियन डॉलर का। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब पैसे तो बहुत है यार। नहीं 10 मिलियन डॉलर भी आज तो फार्मास्यूटिकल की एंट्री 10 मिलियन डॉलर की, नॉट इवन 10 मिलियन।
50, 70, अच्छा 80। ज्यादा है उससे। अच्छा, 10 तो मैंने आपको एक लोएस्ट बेंचमार्क बोलती। चले इसको एक और प्लेयर इसमें है इस पूरी सप्लाई चेन में जिसके ऊपर बहुत ही कम बात होती है, जिसमें वो लोग जाते हैं जो मेडिकल में रह जाते हैं तो फिर वो फार्मेसी कर लेते हैं और फिर उनको फार्मासिस्ट कहा जाता है। एक चौथा प्लेयर आपने मेंशन किया था, वो था फार्मेसी, और आपने उनके भी डॉक्टर्स के साथ और उनके भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ नेक्सस की बात की, फार्मेसीज के। This is where you come in, I think, because you're trying to create a franchise business out of this with Dava Healthcare, right? Tell me about this. मैं लाहौर जाता हूँ, मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, मैं रियाद जाता हूँ, मैं यूके जाता हूँ, मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, मुझे फार्मेसी बिजनेस एक चेन फ्रेंचाइज के तौर पे हर जगह नजर आता है। ठीक है, पहले तो हमें समझ में नहीं आता था कि वो सऊदीया में एक लफ्ज होता है ना, उसका सौद से कोई नाम होता है फार्मेसी का, तो सेध लिया। हाँ सेध लिया। हम तो समझ ही नहीं पाते थे, कहते यार लग कुछ दवाई जैसा रहा है, सेध लिया ये है क्या? तो ये कराची में नहीं हो पा रहा ये, मतलब हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने ट्राई की फिर रह गए। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू सेट अप अ फार्मेसी बिजनेस? क्योंकि हम बचपन से बड़े हुए हैं, हर गली मोहल्ले में मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, वो तो खूब फल फूल रहे हैं, ये फार्मेसी की फ्रेंचाइज कराची में क्यों नहीं चल रही? नहीं, टोटली एग्रीड। कराची में अगर मैं पिछले 30-40 साल में आपको कहूँ, सो पंजाब में चेन फार्मेसीज़ या किसी हद तक कम्युनिटी फार्मेसी इस्टेब्लिश हुई और बहुत अच्छे तरीके से हुई। डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे उनको आरओआई भी मिला। कराची के अंदर बहुत प्लेयर्स है, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट एबल टू कम्पीट, क्योंकि कराची में एक प्रॉब्लम क्या है कि हमें लाइन में लग के डिस्काउंट्स लेने की आदत है। पंजाब में अगर आप जाएंगे तो आपको डिस्काउंट्स नहीं मिलते फार्मेसीज़ के ऊपर, लेकिन एक अच्छी कॉम्पिटेंट फार्मेसीज़ मिलती हैं जो कि स्टैंडर्ड्स की बेसिस के ऊपर होती हैं। स्टैंडर्ड आई मीन्स तो उनकी सप्लाई चेन स्ट्रांग होती है, वो प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द अथॉराइज्ड सोर्स करते हैं, उनके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। फार्मेसी का जो एम्बियंस होता है वो कंट्रोल टेम्परेचर होता है। फार्मासिस्ट आपको ड्रग डिस्पेंस करता है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, आगे पीछे डेफिनेटली हर जगह हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली कराची में ऐसा नहीं था। बट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स सम गुड प्लेयर्स एंटर टू द मार्केट। कुछ हॉस्पिटल्स अपनी कम्युनिटी सेटअप्स भी बनाए, जो बिग हॉस्पिटल्स हैं, और अब ये पिछले 8-10 साल से चीज़ें बेहतरी की तरफ जा I'm going to stop you here. Yeah. आप कह रहे हैं कि क्या लाहौर में और पंजाब में इस्लामाबाद में डिस्काउंट नहीं देते? वो 10% जो मिलता है हम सबको कैश पे, वो भी कैश पे मिलता है, वो नहीं मिलता? वहाँ पे जो है आपको बहुत डिस्काउंट अगर होता है तो कभी कोई मंथ के आखिर में उन्होंने एक दिन डिस्काउंट दे दिया, 2-3% दे दिए, जो हमारे है ना 10-12% अप टू 12% डिस्काउंट, सो वो नहीं है। खुल के बोलते, कहते हैं कैश है तो ज्यादा है। जी, फरहान भाई एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बताऊँ, मैंने आपको पहले जिक्र किया 15% का। अब मैं सबसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि यार ये 15% अगर आपको रिटेलर को मिलता है, हाँ, तो आपके मोहल्ले वाला 13-14% देता कैसे? I'm going to come to that, but I first बिल्कुल आ रहा हूँ मैं कि वो पैसे कैसे बनाते हैं. It's very important because he is the guy ना, he's running pharmacy, so we'll ask him. But मुझे पहले ये बताएं भाई कि हमारे नॉर्थ नाजाबाद के एल ब्लॉक में था एक यासीन मेडिकल स्टोर, अच्छा। बहुत सुपर हिट था यासीन भाई में, और ये आप लोग जो फार्मेसी बना रहे हैं इसमें फर्क क्या है? सो पहले तो आपने खुद ही कह दिया कि वो मेडिकल स्टोर, हाँ मेडिकल स्टोर, हम तो So- कराची में तो मेडिकल स्टोर ही जानते हैं तो यार. वो हमने फार्मेसी बिजनेस स्टार्ट किया, वो कौशल भी medical मेडिकल स्टोर है, टाइम मेडिकोस था, ये सब मेडिकल स्टोर थे ना, बड़े बड़े ग्लोरीफाइड से थे. जी। सो देखिए, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड को फॉलो करना। अब जैसे आपने सिंध हेल्थ कमीशन की बात की, इसी तरह हमारा ड्रैप का रेगुलेशन मौजूद है, जिसके अंदर कम्युनिटी फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी इसके स्टैंडर्ड मौजूद है। अब जब मैं स्टैंडर्ड कहता हूँ तो वो स्टार्ट होते हैं कि आपने प्रोक्योरमेंट राइट सोर्स से की है नहीं की, लेकिन प्रोक्योरमेंट इस वक्त पाकिस्तान या कराची के अंदर एक बड़ा अलमिया है। अब इसके ऊपर फिर तफसील से डिस्कस आएंगे फार्मेसी को समझते हैं. स्टोरेज आप जाएँ, आपको कौन सी जगह के ऊपर कंट्रोल फ्रिज नज़र आएगा, और फ्रिज भी अगर है तो वो रात को जब फार्मेसी बंद करेंगे तो फ्रिज बंद करके घर चले जाएंगे, रात में दवाओं का क्या होगा कुछ नहीं पता। उसके बाद कभी आपको किसी जगह पे एसी नज़र आया हो, सेल्डम, इतनी गर्मी हो रही है अभी आपके पास आएँ तो आप सोचें दवाओं की भी जो एक्स्ट्रापोलेटेड स्टडीज़ करते हैं वो इतनी ख़तरनाक टेम्परेचर होते हैं शायद वो भी ख़राब हो जाती हैं। आप कराची छोड़ के इंटीरियर चले हैं, वहाँ तो धूप भी एक्सपोज हो रही होती है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट फार्मासिस्ट। देखिए, फार्मासिस्ट आपके पास ड्रग डिस्पेंसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब मैं फार्मासिस्ट कह रहा हूँ तो देखिए, जैसे हुज़ैफ़ा ने शुरू में कहा कि डॉक्टर का काम है दवा को प्रिस्क्राइब करना। अब जो अगला स्टेप है वो फार्मासिस्ट का है, वो उसको ब्रांड सेलेक्ट करे, वो डोजेज़ बताए, फिर वो ड्रग इंटरेक्शन, 2 दवाएँ खा रहे हैं, दोनों दवाएँ एक दूसरे के साथ असर कर सकती हैं। कुछ दवाएँ फूड के साथ असर करती हैं, सपोज़ कुछ फूड, आप ग्रेप फ्रूट, दूध, आप याद करें माएँ हमारी शुरू से कहती थी बेटा दूध के साथ दवा खाओ।
कुछ दवाएँ इतनी खतरनाक है कि अगर आपने दूध के साथ खा ली तो वो तो ट्रीटमेंट तो करेगी नहीं करेगी, पेट भी खराब कर देगी, Totally. ठीक है? सो इसके अलावा फिर कुछ डिज़ीज़ ऐसे हैं कि जिसमें दवाओं का डोज़ेज़ को चेंज किया जाए। किसी की किडनी खराब है तो उसमें डोज़ को चेंज किया जाता है। ये कौन बताएगा आपको? ये फार्मासिस्ट बताएगा। अगर अच्छा, डॉक्टर नहीं बताएगा? ये डॉक्टर नहीं बताएगा, ना एक्सपेक्ट करता है डॉक्टर को बताएगा, तो उसका काम भी नहीं है। देखिए, ये फार्मासिस्ट का काम है, ये फार्मासिस्ट ने ही बताना है और यही कॉस्ट जो है वो आपकी मेडिकल स्टोर पे आप ड्रेन आउट कर रहे होते हैं। अच्छा, आप इन लॉन्ग टर्म जब आप ये यार, कॉस्ट आपने तो मुझे बिल्कुल मैं बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब आर यू सेइंग कि ये सारे काम डॉक्टर साहब के नहीं है? ये फार्मासिस्ट के काम नहीं तो फिर आप फार्मा वाले डॉक्टर के पास जाके क्यों बताते हैं कि देखो यार ये इतनी अच्छी दवाई है, ये एक इतना तो मैं अच्छा फार्मा वाले नहीं हूँ और दूसरा हाँ, नहीं, वो तो है। अब मुझे फार्मा मुझे समझाएं थोड़ा कि फिर आपको तो फार्मेसी के पास जाना चाहिए। दो चीज़ें इसमें, एक है दवा की तशखीस, यानी मर्ज की तशखीस। मर्ज़ की तशखीस के बाद बेसिक दवा प्रिस्क्राइब करना, दैट इज़ लाइक वनोप्राज़ोल, ओमेप्राज़ोल, पैरासिटामोल, एनीथिंग ना। ठीक है। अच्छा, वो डॉक्टर ने डिसाइड करना है, वो फार्मासिस्ट डिसाइड नहीं कर सकता अंटिल ओटीसी है। उसके बाद जनरली जो कानून कहता है पाकिस्तान का, वो कहता है कि भैया ब्रांड की सिलेक्शन से लेकर फिर क्या उसकी डोजेज। अच्छा, मिसाल है, आप दो डॉक्टर्स, आपको दो बीमारियाँ, आप दो स्पेशलिटी को दिख रहे हैं, बिल्कुल क्या आपको लगता है कि डॉक्टर के पास इतना टाइम हो आपसे पहले पूछा है बिठा करके बेटा आप कहाँ कहाँ जाते हैं? और समझ गया। ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है उसके पास एक टाइम कंस्ट्रेंट है, वो नहीं आपको होता कितना बिल्कुल, समझेगा, बिल्कुल कितना सही। समझाए। तो हो सकता है कि वो दवा ऑलरेडी ले रहा हूँ। मैं होता आपको है। अपने घर में बताऊँ, जी हमारे घर में हो चुका है। मैं मेरी वालदा सुबह एक अलग ब्रांड की ओमेप्राज़ोल खाती थी, रात को दूसरा और वो समझती थी 2 अलग दवाइयाँ खा रही हैं। ओह माय गॉड। मेरे अपने घर में हुआ। आई वाज़ वाह। शॉक्ड टू सी, यार ये क्या हो रहा है? हम्म। और जब दोनों ने अलग अलग दी हुई थी उसको। 2 अलग-अलग डॉक्टरों ने दी हुई थी, वो समझ रही थी मैं 2 अलग, अच्छा, लेकिन ओमेप्राज़ोल को तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ बना दिया है डॉक्टर्स ने। इसके साथ भी खा लो, उसके साथ भी खा लो, अब पहले खा लो, बाद में खा लो, फ्लैजिल खाओ तो उसके साथ खा लो। एनीवे, ओमेप्राज़ोल एक अलग पॉडकास्ट होनी चाहिए इसके ऊपर। Anyway, तो वो आप बता रहे तो थे। वो रोल है ना। अगेन फार्मासिस्ट मेरे नज़दीक जो है ना, इस की के अंदर ना सबसे ज़्यादा वैल्यू जो ख़राब की है ना, अपनी वो फार्मासिस्ट ने की है। मैं बोलता हूँ मेडिकल स्टोर खुलता कैसे? खुलता कैसे? जिसको आप कह रहे हैं ना कि दुकान या मेडिकल हाँ, स्टोर, वो खुलता यासीन भाई की दुकान कैसे खुली? वो खुलता कैसे? हाँ। एक फार्मासिस्ट अपना लाइसेंस हाँ, रेंट उसको आउट देता करता है, है, ये मुझे जब ये बताया। बिल्कुल सही बात। रेंट आउट करता है, कराची में तो यही हुआ। उससे वो लगा लेता है वहाँ। वो लगा लेता है, खुल जाता है। खोल तो नहीं यासीन भाई खुद अपना मेडिकल स्टोर तो नहीं खोल सकते, नहीं खोल सकता। ठीक है? बिल्कुल अच्छा, सही कह रहे हैं। अब जब ये खयानत किसने की? फार्मासिस्ट। डॉक्टर ने की? किसी और ने की? नहीं, फार्मासिस्ट ने अपने प्रोफेशन के साथ खयानत की, अपना लाइसेंस रेंट किया, ठीक है? उसके लाइसेंस पर जितना, आप इस पॉइंट को समझें कि जिस काम के लिए उसको ट्रेन किया गया, उसने उस काम के साथ कितनी ज्यादती की कि उसके लाइसेंस के नाम के नीचे कितना गलत काम कर रहा हो। यार तो कोई उसको नौकरी पे नहीं रख रहा था ना, वो तो उसको उसका लाइसेंस उसने 5,000 रुपए में दे दिया। वो कह रहा है यार मेरे पेट्रोल का खर्चा तो यही निकल तो जाएगा। issue है हमारा। यू टॉकिंग अबाउट मनी ऑन द एंड ऑफ फार्मा इंडस्ट्री, एंड यू गॉट टू लुक एट द आई हैव ग्रेट सिंपैथी फॉर फार्मासिस्ट। Yeah, definitely. बेचारे 2 नंबर से मेडिसिन में नहीं जा पाते, लेकिन उनकी इज्जत में इतनी कमी है मुआशरे में। एक बंदा बताया, मैं अब तो खैर डॉक्टर भी नहीं बोल सकते, पहले तो था कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बोल सकते थे, अब तो वो भी छीन लिया गया। लेकिन आप ये देखिए ना, देखिए अगर आप इंटरनेशनल जाएंगे ना, आप यूएस को उठा लें, यूएस में फार्मासिस्ट आर मोर, अगर उनकी जो सैलरीज आप देखें ना कंपैरेटिव टू डॉक्टर, वो ज़्यादा है। देखिए वही वाली बात है ना, जो अभी जो इनिशियल खुद किया ना। अब अगर मैं आपको, मैं उसी टॉपिक पे वापस आऊँ जो आपने हुज़ैफा से सवाल किया था, दुनिया की इस वक्त जो मेडिसिन मार्केट है वो है तकरीबन 15 ट्रिलियन यूएस बिल्कुल डॉलर। सही। पाकिस्तान की है कितनी? 3.3 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि लेस देन 0.1% बिल्कुल ठीक है। है। ये मसला दुनिया ने पहले ही सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सॉल्व नहीं किया। और 25 साल पहले कर चुके हैं। उन्होंने सिंपल कुछ नहीं किया। देखिए उन्होंने डॉक्टरों का अपने जेनरिक लिखना है साइट पे, आपका काम जेनरिक लिखना, आपका काम ब्रांड लिखना नहीं है। प्रेफरेंस ख़त्म हो गई, सही है। नई फार्मा ने नए ब्रांड्स नहीं बनाए। आप जाएं, इतनी ठगाठक ब्रांड नहीं बनते जिस तरह पाकिस्तान में ब्रांड आ रहे होते हैं, ब्रांडेड जेनरिक आ रहे। प्रेफरेंस आ गई कि नहीं यार हमें जेनरिक बनाना है। फार्मासिस्ट का काम है कि वो ब्रांड सेलेक्ट करे एज पर द नीड ऑफ पेशेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पैनल एंड द बजट ऑफ द एंड पेशेंट। द बजट ऑफ द पेशेंट। देखिए वहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सिस्टम मौजूद है, उसने उसको इंडोर्स किया कि नहीं आपने जेनरिक को लो कॉस्ट, मैं लो कॉस्ट कह लें या अप्रोप्रिएट क्वालिटी ब्रांड देना। हाँ, आपने नहीं लेना वो आपको ब्रांड खरीदना है, आप लें, आप पैसे पे करें और आप खरीद। यहाँ पे मैं आगे, मुझे बहुत फार्मेसी के मसले को समझना है, लेकिन मैं पहले पीछे जाऊंगा थोड़ा। एक चीज दिमाग में मेरे अब अनक्लियर हो गई है। पहले हम बिल्कुल मैं क्लियर था कि फार्मा मेडिकल रेप का काम ये है कि वो डॉक्टर साहब के पास जाएगा, डॉक्टर साहब को बताएगा डॉक्टर साहब ये है मेरी कंपनी की लेटेस्ट तहकीक, हमने ये फार्मूला
बनाया है, इस फार्मूले में ये चीज़ें हैं, ये इसकी एफिकेसी है, ये रिज़ल्ट है, ये कीमत है। आपके पास इस तरह के लोग आते हैं, अगर आपको लगे तो आप ट्राई करके देखें, क्योंकि आपको अगर फ़ायदा होगा तो आपके पास और लोग आएँगे। ये थी एक एथिकल विन-विन रिलेशनशिप। लेकिन जब उस डॉक्टर के पास इन एन आइडियल वर्ल्ड ये इख्तियार ही नहीं है कि वो ब्रांड नेम लिखे। आइडियल वर्ल्ड में तो ये है ना, हमारे यहाँ ये नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आइडियल वर्ल्ड में ये होना चाहिए कि वो जेनेरिक ही लिख दिया करे। तो फिर वो कैसे किसी फॉर्मूले में फ़र्क करेगा? मुझे थोड़ा-सा या तो मेरी कमअक्ली समझ लें, मुझे क्लियर कर दें। ऐसे देखें, जो इनका मौक़िफ़ है ना, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय ओन मौक़िफ़, इनका मौक़िफ़ ये है कि लेट्स टेक इट, ओमेप्राज़ोल है, ओमेप्राज़ोल के 40 ब्रांड्स हैं, उसका जेनेरिक लिखे तो फिर फार्मासिस्ट, जो मैंने आपको पहले बात रखी उसमें, इश्यू तब भी रिज़ॉल्व नहीं होगा। इश्यू तब भी रिज़ॉल्व नहीं होगा। वापस पॉइंट इज़, एवरीबडी इफ एवरीबडी डूज़ देयर ओन जॉब, हाँ। मसला सिंपल है और बहुत आसानी से हल हो जाएगा। और अब मैं आपको इसका आउटकम बताऊँ, एवरीबडी वुड बी रिस्पेक्टिवली गेटिंग देयर मनी ईज़िली, मतलब पैसा आसान हो जाएगा हर बंदे के लिए कमाना, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट की कॉस्ट टू हेल्थ केयर कम हो जाएगी, उसको पता होगा मैं क्या। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ठीक है, 2 हर बंदा, पहली बात है, चारों स्टेक होल्डर बेनिफिशियरी होंगे और 5वां पेशेंट भी। अब सबसे सिंपल बड़ा तो वही स्टेक होल्डर है ना। सिंपल कर लेते ना भाई, मैं एज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी, मेरे पास क्या चीज़ मेरा एसेट है? मेरा प्लांट, मेरी क्वालिटी, मेरी चीज़ें, मेरी सर्टिफिकेशंस, दिस इज़ माय सही, प्राइड ना। ठीक है। मैं अपने प्लांट को क्वालिटेटिव वाइज प्रमोट करूँ कि भाई दिस इज़ द बेस्ट थिंग्स आई हैव, दिस इज़ व्हाई माय प्लांट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, मैं बेशक मीडिया प्रोडक्ट वाइज नहीं चलाऊँ, मीडिया कैंपेन प्लांट के तो चला सकता हूँ ना, समझ क्या इशू है? मैं बता सकता हूँ लोगों को कि भाई मेरे पास ये फलाना सर्टिफिकेट है, मेरे पास यूएसएफडी है, मेरे पास फलाना है, मैं जो भी है मेरे पास, समझ गया। मैं बताऊँ। फिर उसके बाद अपनी प्रोडक्ट की, मतलब अपने Awareness अपने create कर अपने अवेयरनेस एक जनरलाइज क्रिएट करूँ, फिर पेशेंट की कॉल हो कि उसने क्या करना, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपने रिस्पेक्टिव मार्जिन अपने प्रोडक्ट में ऐड करूँ, सिंपली एक बेसिक अवेलेबिलिटी रखूँ, मेरा काम यहाँ तक है। अब डॉक्टर की बात करते हैं। सर पहली बात ये है ना, देखें इशू क्या आता है, बहुत सारे, सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर आप एक डॉक्टर को एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एमबीबीएस करने के बाद 1,60,000 रुपये की तनख्वाह पे काम करे, तो आप वी आर फूल, ऐसा हो नहीं सकता। करोड़ों लगाए उसने, ठीक है। एटलीस्ट ही मस्ट बी अर्निंग मिलियंस में। ठीक है, और ये उसका एथिकल राइट है। अब मसला क्या है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं नहीं भाई डॉक्टर साहब तो 500 रुपये की फीस लें, डॉक्टर साहब तो 700 रुपये की फीस लें। सही। मेरा सिंपल फिलॉसफी है, डॉक्टर अपनी फीस खुद डिसाइड करे, बोले भाई मैं 5,000 लूँगा, मना तो नहीं है, कोई कानून आपको मना करता है अपने 5,000 नहीं, नहीं लेते हैं तो जिसकी ले ले, मर्जी, हाँ। तो ले ले। अच्छा, वो जब 5,000 रुपये लेगा, जब उसको पता है मेरी सोर्स ऑफ इनकम इज ओनली द पेशेंट, देन हिज सर्विस सेंटर वुड बी ओनली द पेशेंट। वो फिर ये भी तो सोचेगा कि भाई किस कंपनी की सस्ती है। ठीक है, वो ये भी सोचेगा कि भाई मैं क्यों एक एक्स्ट्रा दूँ, वो ये भी सोचेगा कि मैं इससे क्यों एक एक्स्ट्रा टेस्ट कराऊँ। Zafar, I'm sorry, but I would have to interject here. We are talking about people getting satisfied with the amount of money they have. You're saying that if a person is earning 5 lakh रुपए बोलेगा नहीं अब मुझे 6 लाख नहीं चाहिए. Zafar, that will be very difficult. You're such a, ये कितनी बड़ी बात है कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि यार ये बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं क़नात करता हूँ, मुझे अब बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं करना, मुझे आप वैसे ही भेज दें थाईलैंड इकोनॉमी क्लास में. भेजे थाईलैंड ही। थाईलैंड भेजे. लेकिन मैं पूछना ही चाह रहा हूँ, आपके डॉक्टर से मतलब बुलाया जुनेद बगदादी बैठे हैं हमारे बीच में. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. 5,000 रुपए फीस वाली एक खातून डॉक्टर मेरे सामने, मैंने उनको देखा है खुद. कौन सा हॉस्पिटल है बहुत बड़ा जो बिल्कुल एक 5 स्टार होटल जैसा बन गया, साउथ सिटी. साउथ सिटी है ना जो बिल्कुल 5 स्टार जैसा. आप ब्रांड ले सकते हैं, हम नहीं। अच्छा आप मत लें, चले मैं लेता. यार उन्होंने अपने पेशेंट्स को जिस तरह से वो तजलील और तहकीर आमेज रवैये से ट्रीट कर रही थी, आई सॉ दैट विद माय ओन आईज एंड आई जस्ट रियलाइज, एंड मेरे सामने मुझे नजर आया था कि लाख रुपए बन चुके हैं इनके अभी पिछले 1 घंटे से बैठा हुआ एक दिन के. दैट लेडी मस्ट बी मेकिंग 2 मिलियन 3 मिलियन, जो आप एग्जैक्टली कह रहे हैं उसको बनाने चाहिए. बट आई डोंट सी, आई सी दैट द पीपल विद द बिगेस्ट प्रैक्टिसेस बीइंग द मोस्ट, doing the most horrible things to people. Is that not correct? What is your experience? नहीं देखिए, पॉइंटर आपका ठीक है, उससे इनकार नहीं है, बट पॉइंट ये है जब हम देखें, मैंने डॉक्टर साहब की एक बात सुनी है कि जब हम झूठ बोलते हैं ना तो फिर झूठ की कोई लिमिट नहीं होती. बिल्कुल ठीक है. ठीक है,
जब तक हम एक लाइन क्रिएट नहीं करेंगे ना कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम व्हाट, अरे तब तक मसला बॉटम उसको मीट करा दो, उसके बाद पकड़ लो उसको, आप ये क्या? मैं सिंपल बोल रहा हूँ ना कि हम जब तक ये एक्सपेक्टेशन क्लोज नहीं करेंगे कि भाई क्यों क्यों पे किया जाए। समझ गया मैं, आप ये ठीक कह है। रहे हैं कि उसकी 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 बुनियादी जरूरियात इज्जत से पूरी हो रही होंगी, तो फिर उसके पास जवाज खत्म हो जवाज़ जाएगा, खत्म। इखलाकी जवाज खत्म हो जाएगा, आप ये कह रहे सॉर्ट हैं? ऑफ हाँ, ठीक है, एक लेकिन पॉइंट डॉक्टर्स को कोई रेगुलेट तो कर नहीं रहा। नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ। हाँ। सर देखें, आज पाकिस्तान का 50%, आज सुबह का मेरा डेटा, और हाँ। कोई मेरे ख्याल में 90% लोग वुड नॉट एग्री, बट आई कैन चैलेंज दिस डेटा। 50% पेशेंट दवाई ले ही नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर सकता। वाह, तो 125 मिलियन तो मेरी मार्केट से आउट है। माय गॉड। तो अगर 125 मिलियन मेरी मार्केट में है ही नहीं, तो बेहतर क्या नहीं है मैं 125 मिलियन को मार्केट में ले आऊँ, पाए बड़ा करो। पाई बड़ा कर लूँ, ठीक है। रादर अच्छा, आज किसी कंपनी के सीईओ को आप बुलाएं, उससे पूछें यार व्हाट्स योर बिगेस्ट इशू। फरहान भाई उसके टॉप 3 इशूज़ में ये होगा कि आई कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस नाउ। बहुत बात है, हाइपर इन्फ्लेशन में घुस गए आप दोबारा। अब कंपनीज के लिए इशू ये नहीं रहा, ये इनलास्टिक है। फार्मास्यूटिकल इज एन इनलास्टिक बिजनेस, यानी जहाँ प्राइस मैटर नहीं करती थी, आज वो खुद बोलता है भाई आई कैन नॉट इंक्रीज द प्राइसेस। वो बल्कि बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं फलाने ब्रांड की प्राइस अब कम कर। आई हर्ड दैट, आई स्पोक टू वन ऑफ द आपके आपके एक सीनियर आदमी है आपकी इंडस्ट्री, हारून कासिम साहब। हारून कासिम साहब ने मुझे कहा कि फरहान, डीरेगुलेशन इज गुड, व्हाट यू विल सी इज दैट कंपनीज विल compete and you will see that prices may come down, but that has not actually happened. हुआ तो नहीं है ऐसा। लेकिन जब इथिकल, देखिए मसला क्या है, अगेन कमिंग बैक टू, जब हमने इथिक्स को ख़त्म कर दिया ना, ठीक है, मसला क्या है, फार्मासिस्ट चाहता है कि कंपनी आके मुझे ऑब्लाइज करे, ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल चाहता 100% चाहता है। आज मतलब मसला फार्मासिस्ट का ये नहीं है कि आप डॉक्टर को क्यों पैसे देते हो, उनका ये मसला भी है कि भाई मुझे क्यों नहीं देते, नहीं, बल्कि वो तो डॉक्टर के साथ भी सेटिंग बनाता है। ठीक है। और अगर उसका मौका लग जाए, ऑनेस्टली बताऊं तो वो उसके साथ मिलके भी करता है। तो आज हर बंदा बोलता है कि भाई आई शुड बी द पर्सन हु मस्ट रूल दिस बिजनेस। ठीक है। तो आज ये अजीब सी वॉर इस बात की है, हर बंदा चाहता है मैं अपनी लिमिट से बाहर जाके बात करूं। सिर्फ बात बहुत सिंपल है, मैं बोलता हूँ कि मेरा एक ओपिनियन है बहुत छोटा सा, अगर हमने इस मसले को वंस फॉर ऑल क्लोज करना है और इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपने कहा ना कि प्राइस कंपटीशन पे लेकर आना है, उसका एक वाहिद एथिकल रास्ता है कि हम हर चीज़ की लिमिट डिसाइड करके वहाँ जाके रोकते हैं और हर बंदे के मार्जिन की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, मैं बोलता हूँ लेकिन मसला ये है कि इन सब के लिए एक रेगुलेटर होना चाहिए ना। क्या फार्मेसीज, आई विल कम बैक टू द फार्मेसी, डॉक्टर्स को कोई रेगुलेट नहीं करता? करेक्ट। लेकिन डॉक्टर को भी पीएमडीसी लूजली रेगुलेटेड, मतलब पीएमडीसी। रेगुलेट तो करता है ना। ओके जी, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। ओके, मतलब okay, some stories write themselves, but okay, so doctors are unregulated, so basically 4 खिलाड़ी है ना, ड्रैप तो खुद रेगुलेटर है, 3 खिलाड़ी है, डॉक्टर्स, आप लोग और फार्मेसी, ठीक है। इनमें से फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर बीइंग रेगुलेटेड बाय ड्रैप, जो एक वेल फंक्शनिंग वेल ओल्ड मशीनरी है, स्पेशली 4-5 सालों में उसने थोड़े से दांत वात भी निकल आए, उसके काम कर रही है वो। डॉक्टर्स बहुत लूजली रेगुलेटेड है, ठीक है। तो आप जो बार बार बात कह रहे हैं, तो आप व्हाई आरंट यू कॉलिंग फॉर बेटर रेगुलेशन ऑफ द अदर प्लेयर्स एज वेल? मैं आपको इंटरेस्टिंगली बात बताऊं, जिस चैप्टर पे हम बात कर रहे हैं ना, इस चैप्टर पे कोई भी रेगुलेटेड नहीं है। अच्छा, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग। अच्छा, प्राइसिंग पे कोई भी रेगुलेट, प्राइसिंग, फाइनेंशियल्स, आप फाइनेंशियल ड्रैप नहीं रेगुलेट करता है? फाइनेंशियल कैसे कम, मेरी कंपनी के फाइनेंशियल थोड़ा आगे चेक करता है ड्राफ कि भैया आपने मार्केटिंग के पैसे कहाँ लगाए। नहीं, कीमतें, नहीं, कीमतें तो करता है, कीमतें तो अनरेगुलेटेड है ना, आई कैन डिसाइड माय अब प्राइस, हो गया है। ठीक है। बट पॉइंट इज कि क्या मैंने जो इनके मुताबिक 25% लगाए हैं, तो वो 25% मैंने कहाँ लगाए, ये तो आकर ड्राफ्ट नहीं चेक करता, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है। और कोई तारा नहीं इसके, अच्छा चेक हो भी नहीं सकता। सेम इज विद द फार्मेसी। अब आते हैं हर बंदे के मार्जिन पे ना, मैं बोलता हूँ 15% का फार्मेसी का मार्जिन है। हमने आपने बात की ना, आज कराची में क्या हो रहा है, इन्होंने बात बहुत ज़्यादा की 15% के ऊपर या कराची के हालात के ऊपर। एक जगह 10, 12, 13, 14, इवन 15%। टेल मी हाउ इज इट पॉसिबल कि आप 15% कमा के 15% आगे दे रहा? ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताएं। हम फार्मेसी पे आ रहे थे, मेरे जहन में एक सवाल बहुत, मेरे साथ एक वो हुआ, एक फार्मेसी है, वो प्रॉपर फार्मेसी है। मैं उधर गया, उधर सब वाइट लैब कोट पहन के घूम रहे थे। तो अच्छा, मेरे घर में चूंकि सारे डॉक्टर्स हैं, तो हम थोड़े बहुत
कम जाहिल हैं दवाओं के मामले में, तो हमने कुछ एक दो सवालात किए, तो वो तो मतलब काफ़ी निरा था वो शख्स, तो उसने फ़ौरन इतराफ़ जुर्म किया, सर मैं फार्मासिस्ट नहीं हूँ। मैंने कहा भाई तो तू वाइट लैब कोट पहन के क्यों घूम रहा है यहाँ पे? तो मुझे फिर ये समझ में आया कि शायद फार्मेसी में होने के लिए वाइट लैब कोट पहनना ज़रूरी है। अगर ये आपका सवाल है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन देन अगेन देखें, आप जो बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं टेक्नीशियंस की बात। फार्मेसी पता नहीं क्या थे, टेक्नीशियन लेकिन भी फार्मासिस्ट नहीं था। एक पूरा सेटअप है, अच्छा, और वो एक सिंध काम के है। अंदर भी वो एक काम है, उसकी सर्टिफिकेशन और डिग्री तक मौजूद होती है, जो कि बी कैटेगरी कहलाती है। पूरे पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन सिंध में मौजूद है। ओके। सो वो भी क्वालिफाइड लोग होते हैं, अगर आपने किसी क्वालिफाइड फार्मेसी टेक्नीशियन से दवा ली है, ठीक है, लेकिन वो उस हद तक नहीं होते जो एक लेवल फार्मासिस्ट का होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे बताएं, आप दोनों क्या किसी फार्मासिस्ट के हत्थे चढ़े हैं? आप लोग फार्मेसी प्रोफेशन को इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? आप मैं उसको बुरा नहीं पैसे कह नहीं देने दे मैं रहे तो हैं, मैं तो उज़ैफ़ा। मैं तो उसके हक में बात करना चाह रहा हूँ कि अच्छा। मुझे लगता है बड़ा हार्ड डन है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, देखिए किसी भी दिन अगर किसी फार्मासिस्ट के हत्थे चढ़े और दवाएं अगर सही नहीं मिली ना, तो ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आप दोनों। I agree with you. Let's come to the pharmacy business. Yeah. आपने मुझे बताया कि the difference between a pharmacy and a medical store is कि वो regulated है, वहाँ पे pharmacist हैं, वहाँ की जो environmental चीज़ें हैं, temperature control है, equipment है, वो सारी चीज़ें वहाँ मौजूद। मौजूद है। वो tick box लगते हैं जी, 4-5 बिल्कुल। चीज़ों पे। मेडिकल स्टोर में ये नहीं होता। जी। लेकिन एज हुज़ैफा सेट कि वो जो एक सर्टिफिकेट लगाया हुआ होता है यासीन भाई ने फलाना उसका किराए पे लेके, तो इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए वो बच जाते हैं। जी। इज दैट द केस? क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं, Drug कराची के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी वो आते हैं, चेक करते हैं। हाँ, अब वो check उस पे आप सोच लीजिए। चेक बस मैं समझ गया था। तो लेकिन एज पर द स्टैंडर्ड उनके पास वो समझ गया। कानूनी कवर मौजूद है। फार्मेसी वाले पैसा कैसे बनाते हैं भाई? हुज़ैफा साहब ने बताया उनका तो पूरा गेम ही 15% का है। 1 लाख रुपए की सेल करेंगे तो 15,000 रुपए उनका प्रॉफिट है। जी, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए 15 से 20, मैंने अगर कुछ लोग कहते हैं 20% तक है। चलिए मैं ये कहता हूँ 15 से 16, 17, 20 तक भी, ठीक है। इवन आप 20 पे भी मौजूद है। 20 पे भी अगर आप मौजूद हैं तो आप 15%, अगर 14%, 12% डिस्काउंट देंगे तो आप 7-8% पे फार्मेसी नहीं चला सकते। फिर कैसे देते हैं आप लोग? देखिए मैं सिर्फ बताने के हद तक कहता हूँ कि अगर 1 करोड़ की भी सेल हो रही है, वो 7 लाख रुपए जीपी बना रहा है टॉप लाइन पे, तो 7 लाख का तो खर्चा ही नहीं है। एक अच्छी जगह पे अगर आप फार्मेसी लेते हैं 3-4 लाख, तो रेंट rental है निकालें, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, फिर फार्मासिस्ट कॉस्ट, फिर एडमिन कॉस्ट, आप तो लॉस पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। सो मेरे हिसाब से तो ये डिस्काउंट वाला बिजनेस, उसमें ये डेफिनेटली आपको कट शॉट्स मारने पड़ते हैं होंगे, मुझे नहीं पता कि वो किस तरह करते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फार्मेसी के अंदर आप इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, क्योंकि मार्जिन गेम ही नहीं है इतना। यार ये तो बहुत ही, लोगों को बहुत हैरानी होगी ये बात सुन के, क्योंकि कराची में तो हर जगह डिस्काउंट मिलता है तकरीबन, और 10% तो है ही है, ऐसे ही, राइट? एम आई राइट? Yeah. ओके, चले इस पे थोड़ा मैं डिटेल बात करूंगा। मेडिकल फार्मेसी, सॉरी, बचपन की इट्स माय ट्रेनिंग सक्सेस कि मैं आपको फार्मेसी सिखा के जा रहा हूँ मेडिकल में। है। फार्मेसीज के अंदर दवाइयाँ कहाँ से आती हैं? आप लोगों के पास माल कहाँ से आता है? देखिए एज पर द स्टैंडर्ड भी, और जो अच्छी चेन फार्मेसीज हैं कराची, पूरे पाकिस्तान में, वो डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेती हैं। Okay. आपको पता है पाकिस्तान इस वक्त टॉप 5-10 में होगा जो फेक मेडिसिन प्रोड्यूसर्स हैं मौजूद हैं। उसी पे आ रहा था। उसको पिक करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से दवा लें। आप बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जिसको हम ओपन मार्केट परचेजिंग कहते हैं, उसको 0% कर दें अपने पास। देखिए आप लेंगे अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से, वो वारंटी का स्टॉक आएगा, कल को कोई मसला होगा, मैं इंडस्ट्री के पास चला जाऊंगा कि यार ये प्रोडक्ट आपकी आई थी, इसमें पेशेंट को ये रिएक्शन हो गया, EDR हो गया, मैं ड्रैप को फार्माकोविजिलेंस के उसके सिस्टम के थ्रू रिपोर्ट कर दूंगा, लेकिन प्रोक्योरमेंट आपने करनी है वो अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से। यासर, लेकिन ये तो मेरे साथ हो चुका है मेरे भाई, कि मैंने एक दवाई खाई और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा वो दवाई खाने से। एक दफ़ा एक एंटी एलर्जी थी, एक दफ़ा एक पैरासीटामोल थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तुम, मेरे भाई हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा भाई तुम जाली खा रहे हो, ये तुम्हारी पूरी कंडीशन इसी मर्ज़ की है, तुम्हें दवाई से ठीक नहीं हो रहा। एंड देन आई स्विच्ड माय स्टोर, अब मैंने वही दवाई खाई और ठीक हो। मुझे तो कोई लोग बोलते हैं कि 50% जाली दवाइयाँ हैं कराची के मेडिकल स्टोर में, इज़ दैट करेक्ट? कोई रिसर्च तो मौजूद नहीं है, लेकिन देन अगेन देखिए तो ये आती कहाँ से है? ओपन मार्केट पर आप जाएं, आप ये जो देखें, डेंसो हॉल, जी, कच्ची वहाँ पे गली, सब अवेलेबल होती हैं। नहीं तो ये क्या मतलब, ये जानते बूझते मेडिकल स्टोर वाले उठाते हैं वहां से माल? आई डोंट नो, आई कांट कमेंट ऑन दैट, लेकिन अगर आपको मार्जिन्स को देखें तो वो कहाँ से लेते हैं, स्टिल अ क्वेश्चन। बट सम पीपल टेल मी, मुझे मैंने रिसर्च की थी आपकी पॉडकास्ट के लिए, कि भाई जितनी दवाएं ये फॉर्मल रेगुलेटेड कंपनीज बेच रही हैं, इतनी ही दवाएं जाली बिकती हैं अच्छा पाकिस्तान। देखें, इस जाली में ना 2 पॉइंटर है। एक, जिन लोगों को हम जाली समझते हैं, देयर इज अनरेगुलेटेड मार्केट एज वेल। अच्छा, अनरेगुलेटेड डजंट मीन अनडॉक्यूमेंटेड मार्केट एज पर द IMS, क्योंकि जो डाटा पढ़ होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड IMS। जी। अच्छा, IMS का भी अपना
डाटा लेने का तरीक़ेकार है। जब वो बहुत सारी कंपनियों का डाटा नहीं लेता, ठीक है, ड्यू टू देयर ओन कंस्ट्रेंट्स, तो वो बहुत सारी प्रोडक्टें असली हैं बट वो डाटा रिपोर्ट नहीं होता, ठीक है। नंबर 1 इज़ दैट साइड। नंबर 2 जो आपने बात किया ना, ठीक है, मैं एक सिंपल एक बात रखता हूँ कि यार जैसे हमने फॉलो द मनी आपने बात की है फार्मेसी के अंदर, फार्मेसी बिजनेस के अंदर या फार्मासिस्ट के अंदर अपना सारा रोल छोड़ के पॉइंट में कहाँ घुस गए, किस पॉइंट पर घुसे हैं Procurement? आजकल? नहीं सर, वो सिंपल पॉइंट है, मेरी 10% है, मेरी 11% है, मेरी 12% है, मेरी 13% है, मेरी 14%, मेरी 15% है। एग्री। सो दिस इज द न्यू बिजनेस साइड ना, यानी वो अपना काम छोड़ के, जो उनका बेसिक काम है वो काम छोड़ के घुस गए फाइनेंस में कि भाई मैं कैसे रेवेन्यू बना रहा हूँ। अच्छा, बना कोई भी नहीं सकता इससे भी। एट द एंड ऑफ द डे आप बताइए, मैं जो गवर्नमेंट का कानून है वो ही कहता है कि भाई टीपी टू एमआरपी का डिफरेंस 15% है, और आपने, मैं बोलता हूँ सबसे मुनासिब फार्मेसी 10% दे दी, क्यों सर? 1 करोड़ में आपको कितने बचे? 5 लाख रुपए। अच्छा, 1 करोड़ रुपए की फार्मेसी, ऑनेस्ट बताऊँ, कम होगी। कराची के अंदर 2% भी नहीं होगी, हाँ, बहुत कम होगी। ठीक। बड़ी फार्मेसी समझी जाती है। बड़ी फार्मेसी के अंदर थी। करोड़ रुपए का अच्छा, धंधा कर रही है बड़ी फार्मेसी। उस जगह का जो रेंट होगा ना, और रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी, वो 5 लाख से ऊपर। 100%। सही। सो अब आपसे सवाल ये है कि वो 5% में कैसे गुजारा करेगा? देयर आर 2 ऑप्शंस ओनली एंड नंबर 1 यहाँ आता है फार्मास्यूटिकल नेक्सस, जो अब मैंने बात की, वो होती है कि भाई मेरी परचेज बहुत बड़ी है, मेरा नेक्सस बहुत बड़ा है, मेरा रिलेशनशिप अच्छे है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं कंपनी से बोलता हूँ भाई मैं तुमसे टीपी से ऊपर 5% 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लूँगा, ठीक है, मैं वहाँ से फैसिलिटेशन ले लूँ, चलो ठीक है, एथिकल है, जायज़ है, कर लिया हमने। बट आप ये बात सोचिए कि गली के अंदर एक नॉर्मल फार्मेसी क्या ही काम कर सकती है? एक्सेस होगा ही नहीं उसका कंपनी का। मैं आपको एक बता रहा हूँ, सबसे बड़ी कंपनी पाकिस्तान की जो है ना, उनसे बोलें भाई अपने डिस्काउंटेड कस्टमर लिस्ट निकालें, दैट वुड बी लेस देन 15% वाओ, ऑफ द ओवरऑल बिजनेस। ऑफ द ओवरऑल बिजनेस। तो 85% लोग डिस्काउंट ला का सर हैं भाई, वो कहाँ से आता है? वो आता है इस तरीके से। अच्छा, लोग उसको समझते नहीं है इस बात को, मैं थोड़ा समझाने की, सर सिंपल है, मैं शॉर्टकट लूँगा। अब 2 शॉर्टकट्स है, एक मेरी कॉस्ट कटिंग, ठीक है, एक मेरी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट कटिंग में मैं क्या करूँगा? एसी गायब करूँगा, बिजली बचाऊंगा, फार्मेसिस्ट नहीं रखूंगा, ठीक है, मैं सिस्टम नहीं लगाऊंगा, हाँ। मैं चीज़ों में डंडी मारूंगा, ठीक है, जो कि रूल्स के मुताबिक, फैसिलिटीज कम कर दो। ठीक, फैसिलिटीज़ कम कर। अब मिसालन है, उस फैसिलिटीज़ का नुकसान है, एक प्रोडक्ट भाई 30 से ऊपर नहीं स्टेबल, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, मैं आपको बताता हूँ जो 30 से ऊपर स्टेबल नहीं है, और कराची का इस वक्त आज का टेम्परेचर 42 है, बिल्कुल ठीक, सर वो प्रोडक्ट जहर है, सही है, आप खा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। किसके लिए? 2% के लिए, ठीक है। किसके लिए? 3% के लिए, किसके लिए? 5% के लिए। आप जहर खा रहे हैं 5% देने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, दी अदर साइड, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। अब भाई मैं कंपनी को ब्लैकमेल करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, नहीं दिया, मैंने आपको बताया सबसे बड़ी कंपनी को 15% होगा, इससे ऊपर हो ही नहीं सकता, ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल ना, मेरे इतने लिंक्स थोड़ा हो सकता। अब मैं करूँगा ये, मैं देखूंगा यार मुझे कहाँ किस सोर्स से सस्ती मिल जाए, ठीक है। अब वो सोर्स पूरी अनरेगुलेटेड है, दैट सोर्स, उस सोर्स का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ जाली दवाई बेचता है, बट वहाँ से जाली दवा एंटर होने का सबसे बड़ी वजूहात वहाँ मौजूद। कैन आई स्टॉप यू देयर? लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन तो हो रही है ब्रांडेड, तो वो किसी अनरेगुलेटेड छोटी कंपनी से वही दवाई अगर लाके रखेगा भी तो वो तो कोई खरीदेगा नहीं, नहीं, तो फिर तो वो भैया जाली ही होगा ना। जाली बनती ही वो है जो कि ब्रांडेड होती है। वही मैं कह रहा हूँ ना यार, फिर तो ये सिर्फ अनरेगुलेटेड तो नहीं है, नहीं, देखिए मैंने बात की ना, हमारी असल में जो फ्रॉड है। नहीं, वो तो 100% फ्रॉड है। जो हमारी एक और जाली दवा का एक और कॉन्सेप्ट बना हुआ है, बहुत गलत है वो कॉन्सेप्ट। वो है उन कंपनीज की दवा को जाली समझना जो आईएमएस में रिपोर्ट नहीं होती, नहीं, जो मैं सेल्स उसकी- वो तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नंबर है, तो वो तो वो नहीं होगा ना, जी। उसके क्या शेयर हो? नहीं है। मैं अगर ऑनेस्टली बात बताऊं तो उसका भी 600-700 अरब रुपए तो सेल है, ठीक है। और वही न्यूज़ फॉर मी। हाँ, ठीक है, that's a huge number. मैं आपको इंटरेस्टिंगली बात बता देता हूँ। आप बोलते हैं 1200 अरब, मेरा अंदाजा 1800 से 1900 अरब रुपए की टोटल सेल, ठीक है। जो 600 अरब है वो रेगुलेटेड ही नहीं है, वो रेगुलेटेड फाइनेंशियल रेगुलेटेड नहीं है, क्योंकि नंबर लेकिन वो जाली दवाइयाँ नहीं है। सही दवाइयाँ, ठीक है। आपको जितने गांव गोट इलाकों में बिकती है ना, वो दवा बिकती है। अच्छा, वो सही है, उसका मसला उसकी क्वालिटी उस साइड का नहीं है। पॉइंट ये है कि वो दूसरे तरीके कार से डिस्काउंट्स के थ्रू भी, वो प्रिस्क्रिप्शन पे फोकस नहीं करते, वो डिस्काउंटिंग पे फोकस करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि भाई मैं आपसे आकर डील इस बात की बना लूँ कि यार भाई 300 रुपये लिखा है, मैं आपको 100 रुपये की दे रहा हूँ, बेशक तुम आगे 300 की बेचो, ठीक है। वो उस साइड पे ज़्यादा फोकस पॉइंटर्स होते हैं। तो वो अच्छा बहुत बड़ी मार्केट है, इट इज़ देयर, उस पर कोई मतलब वो अलग टॉपिक खुल जाएगा। सही है। अच्छा, अब आ जाती है जो दवा ब्रांडेड है और वो जाली बनती है। अब वो जाली आएगी कहाँ से? कहाँ से आएगी? सर
मैं जब शॉर्टकट मारूंगा प्रोक्योरमेंट में, आपने मुझे मार्जिन दिया नहीं, सही है, आपने मुझे दिया 5%, अब 5% में मेरा तो काम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ब्रांडेड कंपनी कोई भी एडिशनल डिस्काउंट 5% से ऊपर भी नहीं देती, यानी 15 + समझ 5 गया कितना हो गया सर? 20 10 मैंने आपको दे दिया, ठीक है। वैसे तो 14-15 भी चल रहा है, मैं बोलो 10 दे दिया सर। 10% में भी फार्मेसी प्लस प्रॉफिट नहीं निकल सकता, बिल्कुल ठीक बात। कोई वजह है ना, गवर्नमेंट ने 15 बनाया, कोई लॉजिक होगी। अब जब 10% मेरा नहीं चलेगा, मैं शॉर्टकट मारूंगा प्रोडक्ट की कॉस्ट बचाने के, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके ओपन मार्केट से परचेज कर लूंगा। हो सकता है वो मेरा रिश्तेदार हो, मेरा सप्लायर हो, कुछ भी हो, मैंने वहाँ से प्रोक्योर कर ली। अच्छा, वो बंदा भी कैसे प्रोक्योर कर रहा है? उसके पास डॉक्टर्स आते हैं, डीले करने वाले डॉक्टर्स, क्या भाई मैंने फलाने से यूँ कर लिया, उसने जाके मेडिकल रैप आके भेज देते हैं कि सब मेरी सेल के टारगेट हैं, अपनी जेब से देकर पूरा कर देना। ये भी बट उसके पास उन्हीं की रूपों में जाली दवा के सप्लायर भी आते हैं। बिल्कुल। और जब जाली दवा, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट ट्रेल नहीं है, कोई वारंटी नहीं चल रही, अब मैंने 3%, 5%, 10% बचाने के लिए वो दवा खरीद ली। मैं बोलता हूँ 50% छोड़े, 10% पकड़ते। जो वो दवा कंज्यूम करे उसका तो 100% है। अब लेस टिकट 10 डब्बों में से 1 डब्बा जाली आया, ठीक है, आपने उसको बचाने के लिए 10% के लिए अपने काम कर लिया, खरीद लिया, ठीक है, और आपने एक पेशेंट को भेज दिया। जिस पेशेंट ने वो डब्बा खाया उसके लिए तो 100% था, उसके लिए तो वही उसकी कुल कायनात थी, वही उसकी फुल दवा थी, जैसे आपने अपने मिसाल में बोला जी। अब जब वो उसकी मिसाल थी, अभी वो बोल रहा है भाई साहब फ़र्क नहीं पड़ रहा, या उसका केस बिगड़ गया, खराब हो गया उसका, बहुत केसेस हैं इस तरह। तो ये इशू है। तो पॉइंट इज, हमारा मसला ही मुख्तलिफ है ना, हम मसले को हल करने की जगह हम मसले को अपने लिए बिगाड़ नहीं नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया। आई थिंक ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं कि फार्मेसी बिजनेस की वायबिलिटी क्या है रियासत। Explain this to me. कंक्लूडिंग टू दिस कमेंट, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने मेडिसिन अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर या ये फार्मेसी बहुत इम्पोर्टेंट ये है। बहुत इंपॉर्टेंट यानी है। कि अगर आप और लोगों ये- को कोई डिस्काउंट दे रहा हो जी, तो तो आप ये पूछें, हाँ आप पूछें उससे कि और क्या आपके पास वारंटी इनवॉइस मौजूद है, ये आपका राइट है। आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, शूज़ भी लेने जाते हैं तो तहकीक करके जाते हैं। गुड। आप डॉक्टर के पास और फार्मेसी में कभी तहकीक करके नहीं जाते, गली के कोने पे जो मेडिकल स्टोर होगा उससे दवाएं खरीद लेंगे। तो ये आप अपनी सेहत के लिए तहकीक करें। तो हुज़ैफ़ा का पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक फार्मेसीज़ का मार्जिन्स नहीं बनेगा वो ग्रो नहीं करेंगे। वो वाला आपके पॉइंट पे मैं वापस आता हूँ, कराची में क्यों ग्रो नहीं कर रही थी, बट अब पिछले 4-5 साल से कुछ चेंज जो आई हैं वो डिस्काउंट्स के ऊपर काम नहीं कर रही। वो बहुत ही माइनर, जो जिस तरह पंजाब में होता है 1, 2, 3, 4% डिस्काउंट्स के ऊपर काम कर रही हैं और अपने आप को एक सस्टेनेबल मॉडल पे लेके जा रही हैं। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कराची में इस वक्त कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको कोई अच्छी चेंज मौजूद नहीं है, लेकिन मौजूद है। आपके काम करने में एक बहुत बड़ी रुकावट तो ये वैसे भी 1 मिनट इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा, आज भी मेरी नॉलेज के मुताबिक 80% ऑफ फार्मेसी स्लिप ही नहीं देती। बिल्कुल ठीक है। ये तो खैर बहुत सारे नहीं सर, मैं रेस्टोरेंट वाले इट इज नॉट अबाउट टैक्सेशन। फार्मेसी पे टैक्सेशन कहाँ है भाई? हाँ ये बात भी है। इट सही इज नॉट अबाउट टैक्सेशन सर, ये सोर्स है। सही प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट हैव द स्लिप, मैं आपने मुझसे परचेज ही नहीं की, मेरे पास आपके कोई रिसिप्ट नहीं है, सही बात है। तो कल को मैं क्या ओन करूंगा? क्या पकड़ेंगे? बिल्कुल सही बात, दैट्स अ गुड पॉइंट। मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपना काम कैसे करेंगे? आपने एसी लगा लिया, आपने फार्मासिस्ट रख लिया, आपने सारे कवायद पूरे कर दिए, लेकिन जो डॉक्टर साहब हैं वो एक ब्रांड लिख के आपके पास भेजते हैं। तो आपका जो सबसे बड़ा काम है डिस्पेंसिंग का काम, वो तो ले चुके हैं डॉक्टर साहब आपसे, वो तो डॉक्टर/फार्मासिस्ट हैं। तो फिर इसीलिए तो जब आपके काम को कोई और कर रहा है, जो हुज़ैफ़ा हैज बीन सेइंग कंटीन्यूअसली कि आपके काम में कोई और इंक्रोच कर चुका है, हाउ विल यू फाइट बैक अगेंस्ट दैट विद योर दवा फार्मेसी? सो देखिए हमने क्या किया, हमने एक थोड़ा सा यूनिक काम किया। हमने डायरेक्ट ना डॉक्टर से लड़े, ना फार्मा इंडस्ट्री से लड़े। हमने एक सिस्टम डेवलप किया, थोड़ा सा एआई तो नहीं लड़ तो कहूँगा, आप रहे लेकिन ऑटोमेशन एक ऑटोमेशन का हमने सहारा लिया। अब कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, सपोज एक्स मेडिसिन वो लेकर आता ठीक है, है। तो उसके पास अपना ब्रांड पूरा खुलता है, जो उसका प्रिस्क्रिप्शन होता है। सपोज करें वो 10,000 रुपए की दवा है, ठीक है। वो पूरी 4-5-6 दवाएं उसकी आ जाती हैं। हमारे पास स्क्रीन लगी है जो पेशेंट के सामने भी होती है, हमारे फार्मासिस्ट के सामने भी। मतलब आप उसकी ब्रांड डाल, उसकी जी, प्रिस्क्रिप्शन उसके सामने नज़र आ रहा है। आप आए पेशेंट, आपको हमने पूरा टाइप किया, हमारे फार्मासिस्ट ने कुछ नहीं कहा अभी तक आपसे। जब पूरा हमने पंच कर लिया, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे सामने खुला, आपको नज़र आ रहा है अपने सामने 10,000 रुपए की प्रिस्क्रिप्शन है। बराबर में 2 ऑप्शंस आएंगे, एक आएगा आपको से सपोज 7,000 का, दूसरा आएगा 4,000 का। दोज आर ब्रांडेड जेनरिक्स और ऑल्टरनेट ऑफ दैट मेडिसिन। अब इट्स योर कॉल, नो, इफ यू आर द पेशेंट, यू आर द किंग, कि यू वांट टू टेक दैट बट ब्रांड। व्हाई आर यू गिविंग हिम दैट कॉल? आप तो फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, वो सही डिसीजन करे उस पेशेंट तो को फिर देख के। देखें हुज़ैफ़ा ने शुरू में आपको क्या कहा, देन द बेनिफिशियरी विल बी द फार्मासिस्ट। नहीं नहीं, उसके बेस्ट इंटरेस्ट अच्छा, में काम फिर करेगा। आप ये भी देखिए ना, आप
पाकिस्तान का तो लॉ कहता है ना कि आप जेनरिक लिखें, अब जेनरिक नहीं लिखा जा रहा। कोई नहीं लिखता। सो हम भी एकदम से पूरी पाकिस्तान को तो नहीं सही कर सकते, समझ। हम तो एक सिस्टम, कस्टमाइज सिस्टम ला सकते हैं जिसमें हम अपने पेशेंट के बेनिफिट के लिए काम करें, हम इम्पोज नहीं करना चाहते। आप कहते हैं भाई ये तुम्हारा था, ये तुम्हारी 5 दवाइयाँ थी, ये जो डॉक्टर साहब ने लिख के दी है ये है 8,000 की, सपोज लेकिन देखो यही फार्मूला, एक तो ये फार्मूला, ये कैसे समझाते हैं वैसे, बट कैसे इंटरेक्शन होते हैं, लोगों को पता होता है जेनेरिक और ब्रांड? हम कुछ नहीं करते, हम लेमैन जो आते हैं उसके सामने दोनों दवाएं रख देते हैं। जब आपके सामने 2 दवाएं रखी होंगी तो उसको हम बताते हैं ना, देखिए अब ये जैसे same आप ओमिप्राज़ोल की इतनी देर से बात कर रहे हैं, हाँ। तो उसे समझाते हैं कि देखिए ये ओमिप्राज़ोल है, और ये हम पिछले 3 साल से समझा रहे हैं। हमने 0% से शुरू किया था, आज 38% का सक्सेस रेट है हमारा। हम 100 में से 38% लोगों को आज सब्स्टिट्यूट कराते हैं। वो कर लेते हैं। जी, और ये जब 0 था तो सोचें हमारे लिए कितना पेन था। सो ये ग्रेट फार्मासिस्ट को जाता है। नंबर्स, ये तो परसेंटेज है, व्हाट इज दैट इन नंबर्स, मतलब कितने लोगों ने स्विच किया एक्चुअली, देखिए, कितने टाइम लगता है आपको, मतलब अगर- एक बंदा पहली दफा आया, तीसरे कहता है यार सही कह रहा है यार, इसकी बात मान लेता हमने पहले आते हैं कि हमने प्रोसेस कैसे किया। देखिए, हम डायरेक्ट तो उसको कहते ही नहीं, वो आया, उसकी मर्जी है वो ब्रांड भी ले। होता है क्या, बहुत सारी जगह पे होता है वो खुद ही ब्रांड स्विच कराते हैं, हम मना नहीं करते, वो ब्रांड ले, उसको ऑप्शन बता दिया, वो लेना चाहता है वो ले, वो दूसरी दफ़ा आएगा, तीसरी दफ़ा आएगा, फिर वो ब्रांड स्विच कर लेगा, तो हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नंबर्स पे, तो हमारे पास समझेंगे इस वक्त 1 मिलियन का हमारा टोटल यूनिवर्स है जो कि साल का है, उसमें से 38 to 40% आप खुद लगा लें जो स्विच करते हैं। कुछ पूरा प्रिस्क्रिप्शन, आपको मज़ेदार चीज़ बताऊँ, कुछ तो बुजुर्ग लोग आते हैं, चेयर डाल के बैठते हैं, कहते हैं भाई ये प्रिस्क्रिप्शन है, मुझे फ़ोन आते हैं व्हाट्सएप के, इस दवा का अल्टरनेट क्यों नहीं मिल रहा मुझे। बट यासर व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट जनरल अवेयरनेस? ये तो आपके जो आपकी कितनी फार्मेसीज है? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 11 कराची में फार्मेसी पर। हाँ, ऊँट के मुंह में जीरा है, बिल्कुल सही मतलब बात। 2.5 करोड़ लोगों का शहर है, एक मुल्क है पूरा, जी, जी। 11 में। तो हाउ आर यू क्रिएटिंग a broader understanding about this? सो हमारे पास इस वक्त अराउंड 1 मिलियन कस्टमर है कि जिसको 38%, अब आप नंबर्स खुद लगा लेंगे, जो मेडिसिन को पूरा या कम स्विच करता है। पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो खासतौर पे जीरियाट्रिक या एजिड पेशेंट होते हैं वो आगे बैठ जाते हैं और वो कंप्लेन भी करते हैं हमें कि इस ब्रांड का अल्टरनेट, के पाकिस्तान में हर ब्रांड का अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है। सो वो फिर हम उनकी कंप्लेन भी सुन रहे होते हैं, यानी उनकी अब लॉयल्टी का टच ये लेवल देखेंगे, वो कहते हैं नहीं, हमें सब मेडिसिन के कॉस्ट इफेक्टिव। बट यू डू अंडरस्टैंड, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये ऊँट के मुंह में जीरा है। Yeah, it is. 11 फार्मेसीज, 3-4 लाख पेशेंट्स, आई थिंक इससे 100 टाइम्स ज्यादा ऐसा ही का गेम है ये। व्हाट आर यू, आप कर क्या रहे हैं कि एक अवामन नास में बिलउमूम एक वर्ड ऑफ माउथ तो हो ही कर ही रहे हैं आप, कि एक ये ब्रांडेड और जेनरिक की, मैं तो ये लड़ाई 3-4 साल से लड़ रहा हूँ रफ्तार पे, लोगों को समझाता हूँ ये भाई ब्रांडेड जेनरिक ये हमारे कोर काम नहीं है ना। आपने तो ये बीड़ा उठा लिया है, आप कह रहे हैं भाई मेरी फार्मेसी की खास बात ये है कि मैं आपके सामने, मैं आपको एम्पावर कर रहा हूँ, आप डिसाइड करें क्या करना है। क्या कर रहे हैं आप इसके, लोग कैसे समझा रहे हैं? Are you doing anything to create awareness about this? से अवेयरनेस हम 3 साल से कर रहे हैं, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेयरनेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, 1-to-1 पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और बिलीव करें कि ये इतना आसान काम नहीं था। पाकिस्तान सोसाइटी के अंदर कल्चर चेंज था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा कस्टमर है ना, वही हमारा एम्बेसडर बन गया। जब उसने यूज टू हुआ, शुरू में हमें ये भी हुआ कि हमने पूरा पैकेट ओपन वापस ले लिया, उनका आपको नहीं, आपका डॉक्टर मना कर रहा है, आप वापस कर दीजिए, हमने वापस लिया। सो वो एम्बेसडर ना पेशेंट खुद बना है। अच्छा, फिर उसने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद उसको सक्सेस मिली है, तो आज मौजूद है। मैं बिल्कुल उस पे आ रहा हूँ, लेकिन आप ये, मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि इट इज़ वन ऑफ दोज हाईली ब्लिट्ज स्केलिंग टाइप की चीज़ लग रही है, कि जब एक दफ़ा लोगों को एक दफ़ा एक मोमेंट ऑफ इंसाइट क्रिएट होगा कौम में, हो यार ये मैं 14,000 रुपए की दवाई ला रहा था महीने की, ये मैं 8,000 की भी ला सकता हूँ। बिल्कुल। ये मेरी बाइक की पेट्रोल का एक टैंक है, अम्मा की दवाई में जो पैसे बच गए, इससे मेरा बाइक के पेट्रोल का टैंक भर जाएगा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आप समझ रहे हैं मैं क्या जी, कह जी, रहा ऐसे ही है। सो माय पॉइंट इज कि ये डिस्कवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि लोगों के अंदर इसकी डिस्कवरी क्रिएट हो। बिल्कुल। सो वेल, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, आई होप इट वर्क्स आउट। It is work. हाँ, आई होप इट वर्क्स आउट, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ट्राई दैट। डॉक्टर साहब का क्या रिएक्शन है इस पे? भाई ये कौन होता है, मेरी मेडिसिन कैसे चेंज किया उसने? अच्छा, मेरे खबरदार मैं हेल्थ सेक्टर यहाँ से दवाई मत लिया करो। पिछले कम से कम 20-22 साल से तो हेल्थ पे हूँ ना, बहुत सारे दोस्त हैं डॉक्टर भी सब। अब जब सब नाराज हो गए। तो वो डेफिनेटली, वो एक बड़ा मज़ेदार उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, व्हाट द हेल लुच यू स्टार्टेड इन द मार्केट। सो मैंने कहा सर देखें, और हमारे दोस्त यहाँ पे भी सारे मौजूद हैं, सो बहुत से तरफ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट दे रियलाइज़ कि देखें इस वक्त हर चौथा आदमी डायबिटिक है, और हुज़ैफा ने बड़ा अच्छा पॉइंट शुरू में आपको बताया था कि मैक्सिमम लोग दवा ख़रीद ही नहीं पा रहे हैं।
मैं ब्रांड को मना नहीं कर रहा। देखिए आपके पास पैसे, आप ब्रांड खरीद ले लो भाई। उससे कंसर्न, लेकिन वो लोग जो दवा खा ही नहीं रहे हैं, हाँ। उनको तो आप ऐसी दवा देना कि जो उनकी पॉकेट के हिसाब से हो। पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसके अंदर 65% लोग आउट ऑफ द पॉकेट दवाएं खरीदते हैं। हाँ। नो इंश्योरेंस सिस्टम। हाँ तबाही है। सो आप सोचें फिर वो दवाई खाना छोड़ेंगे ना, वो छोड़ लें दवाई खाना, फिर वो मजीद बीमारी के साथ हॉस्पिटलाइज होते हैं। आई नो बहुत ही अजीब सवाल कर रहा हूँ, अकाउंटेंट वाला सवाल कर रहा हूँ, ओके, बट हाउ मच हैव यू सेव्ड दोस पीपल ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स? आपने लोगों को कितनी सेविंग करा दी है? हम लोग क्योंकि यू नो दिस इज अ बिजनेस एंड इकोनॉमी प्लेटफॉर्म, इट्स ऑल अबाउट द फ्लो ऑफ मनी। आपने सेविंग्स कितनी क्रिएट तो करी? देखिए हमने लास्ट ईयर जो नंबर निकाले थे वो हमने बताया था कि हमने तकरीबन 200 मिलियन की पूरे साल में लोगों को सेविंग कराई इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सो थोड़ा बहुत 10 प्लस वही दवाइयाँ सस्ते ऑप्शंस देके जी, overall। 20 करोड़ रुपए बचाए लोगों जी। के। अच्छा, फिर आप ये भी ज़हन में रखें कि हम एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे। देखें, मैं ब्रांडेड दवाएँ बेच के एज़ अ फार्मेसी ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ, सही है? उसके तो अंदर ब्रांडेड तो बेच ही रहे ना। नहीं, ब्रांडेड मतलब जो हाई कॉस्ट आइटम अच्छा, है, high तो cost। अगर मैं उसको, अगर सपोज़ मैं एक आइटम बेचता हूँ जो 10,000 रुपए का और उस पे मैं 10% बनाता हूँ, दैट मीन्स कि मैं ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ। सो लेकिन जो मेरा विज़न है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, वो है अफोर्डेबल हेल्थ केयर सबके लिए, ताकि वो उसको अफोर्ड कर सिर्फ सकें। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप यहाँ पे? उसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान से? मतलब बिजनेस इज बिजनेस एंड अ कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी। कुछ तरह करते रहे, मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट्स ब्रो, को। हेल्थ जो है ना वो एक विशियस सर्कल है। अगर आज आप बीमार होंगे ना तो कल मैं भी बीमार होऊंगा। सो ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, और ये हम पूरी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। और नहीं, that sounds very interesting. Just in the end, to wrap things up, एक आपने बार बार एक चीज पे जोर दे रहे हैं कि भाई चारों पहियों में 32 psi हवा भर दो भाई, लेकिन ये तो एक मेटाफोरिकल बात हुई, इस्तेआरन आप कह रहे हैं। एक्चुअली इसका मुस्तकबिल क्या है? डॉक्टर फार्मा रिलेशनशिप आइडियल क्या होना चाहिए, और डॉक्टर फार्मेसी रिलेशनशिप आइडियल क्या होना चाहिए? और अगर ये जेनेरिक ही होने लग जाएगी तो क्या फिर वो फार्मा वाले आप इनके पास डायरेक्ट आके नहीं इनको बोलेंगे पार्टनर जब छोड़ यार डॉक्टर को, तुम मेरे साथ सेटिंग कर लो? हर कोई तो ये नहीं करेगा, 4 ऑप्शन दे रहा होगा। फार्मेसी वाला वही इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। बात तो इख्तियार की है ना। तो जरा इसको थोड़ा सा अगर आप लोग सम अप कर। अच्छा देखिए, पैसा आज भी लग रहा है ना, पैसा कल भी लगेगा, इससे तो कोई दूसरी राय नहीं। बट राइट सोर्स पर अगर पैसा लगना शुरू हो जाए तो मसला खुद बहुत हल हो जाए। अब मिसालन है, मैं आई एम ऑफ दिस आइडिया कि डॉक्टर शुड चार्ज वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू। ठीक है, 10,000 चार्ज शुड। ठीक है। अब पेशेंट की कॉल है, वो देना चाहे दे, नहीं देना चाहे नहीं दे, ठीक है। पेशेंट को पता है ना, मैं इस डॉक्टर के पास अमानत के तौर पर आया हूँ ना, आप अमीन है आप। मैं आपको 10,000 रुपये देकर जो आपसे वक्त लिया, आप मेरे साथ उसमें पूरा अमानत करें। आप मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं करेंगे, कोई एडिशनल मेडिसिन नहीं लिख देंगे, कोई एडिशनल लेबोरेटरी नहीं लिख कर देंगे, किसी किस्म का आपका कोई और माइंडसेट नहीं चल रहा होगा उस वक्त करते हुए अदर देन फिटिंग मी, तो दैट शुड बी वन साइड। अब मैं उसके लिए भाई जो चार्ज करना चाहूँ ना, मानो 10,000 रुपये, लाख रुपये, जो मेरे नज़दीक सही है मैं करूँ, और मेरा हक है, और वो मेरा कमाना हक है, मेरा ओपिनियन। अगर लोग उसको खरीद रहे हैं, अगर लोग उसको खरीद रहे हैं, फिर वरना मुझे प्राइसिंग अपनी खुद सही करनी आप पड़ेगी। मार्केट इकोनॉमी की बात ठीक, कर मार्केट इकोनॉमी। अच्छा, इसके अलावा मुझे आप पे कोई शक नहीं होना चाहिए एज ए डॉक्टर, ठीक है? हाँ। मुझे इसके अलावा आप पे शक नहीं होना अगर चाहिए। ये भी आप कर रहे हैं कि 5,000 ले रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं और जी। फिर भी मुझे लग रहा है कि ये क्या कर रहा है। अब आप देखें इससे ट्रस्ट कहाँ गया? अब इससे ट्रस्ट ये गया कि आज वही बंदा आकर फार्मेसिस्ट को क्या कहता है, अरे डॉक्टर साहब तो यार हाँ, जाऊंगा ना, हाँ, 10,000 बिल्कुल रुपये, हाँ, ऐसे। तू हल बता छोटा। बिल्कुल ठीक। तो किसने ये आप मार्केट अपने क्रिएट, पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। किसने मार्केट क्रिएट की? ठीक है, हमने कर ली। सेम इज विद द फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल। सर, मैं अपने प्लांट को प्रमोट करूँ, मैं अपनी क्वालिटी को प्रमोट करूँ, मैं अपने हर चीज़ को प्रमोट करूँ, ठीक है, और मैं प्राइस के थ्रू पेशेंट को सर्विस देने की कोशिश करूँ, मेरी मार्केट बढ़ेगी। आज इशू ये नहीं है, मैं आपको लिख के रख ले सर, 3.3 बिलियन कोई नंबर नहीं है पाकिस्तान, कोई ना कुछ भी नहीं। कोई नंबर नहीं है। अच्छा, 15-18,000 रुपए साल के। जी, जी, कुछ अब भी। जब 18 आपका 14,000। यही नंबर एक्चुअल में मास को जाके टच करेगा, इट वुड इम्पैक्ट योर ओन बेनिफिट आउट, पाए बड़ी करें। पाई बड़ी करेगा, और पाई बड़ी करने से आपका नुकसान नहीं, आपका फायदा है। ब्रांड तब भी बिकेगा, ब्रांड तब भी खरीदने वाले खरीदेंगे, दुनिया में वो- चल ही रही है। वो चलेगा, उसका टेंशन चलेगा। दो बातें। तीसरा, विद द फार्मेसी, फार्मासिस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट फार्मासिस्ट ऑनेस्टली, बट सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फार्मासिस्ट नीड टू, वो जो 2 नंबर वाला कॉन्सेप्ट है ना कि मेरे 2 नंबर रह गए, मैं इसलिए डॉक्टर से फार्मासिस्ट बन गया, मैं ख़त्म करना पड़ेगा प्लीज़। नियत के साथ pharmacist बने। मैं इतने लोगों, मैं हर दूसरा बंदा जो मुझसे मिलता है ना मेरी उसमें, वो फार्मासिस्ट, जाहिर सी बात है, सीनियर पोजीशन सारे मैं उनसे एक बात बोलता हूँ कि यार तुम लोग बराए मेहरबानी अपने रोल को समझो, वाई इट इज़ D2D,
व्हाई यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी। ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। अब फार्मासिस्ट जो अपना रोल अदा करेगा किसी भी बेनिफिट में करे, भाई फार्मासिस्ट है ना जो प्रोडक्ट रिलीज करे, क्वालिटी में रोल अदा करे। फार्मासिस्ट है ना जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे, क्वालिटी में अदा करे। फार्मासिस्ट है ना जो डिस्पेंस करे, क्वालिटी में अदा करे। फार्मासिस्ट है ना जो फार्मेसी में खड़ा हुआ है वो टेम्परेचर मेंटेन करे। फार्मासिस्ट है ना डिस्पेंसिंग मेक श्योर करे, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ना दे। ये सारी चीज़ें करना है ना। अच्छा, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग नहीं देगा, बगैर उसके रिकमेंडेशन नहीं देगा, तो किसको स्ट्रेंथन करे? डॉक्टर को करे ना। एट द एंड पेशेंट नीड टू गो टू द डॉक्टर एंड आस्क फॉर द प्रिस्क्रिप्शन। तो ये डॉक्टर स्ट्रेंथन हो रहा है। अब क्या है, उसने अपने रोल के थ्रू डॉक्टर को स्ट्रेंथन किया। सेम। तीसरी बात, सर एक बात समझे, वी आर गोइंग फॉर अ क्राइसिस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज 50% मार्केट नहीं है, कल ये 70 पे भी जा सकती सही बात। है, 80 पे भी जा सकती है। जिसका मैं विरोध आप होती है बाइंग पावर। अपना पाई छोटा कर रहे हैं बढ़ाने की जगह, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अंडरस्टूड। इस वॉर से हमें क्या हासिल होगा? मैं अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाता रहूँगा। एट द एंड ऑफ द डे मेरी मार्केट छोटी हो रही। आपको पता है पिछले साल पाकिस्तान की फार्मा मार्केट 16% से वैल्यू में ग्रो की, बट नेगेटिव थी यूनिट्स में। जी दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट। हाउ इज इट पॉसिबल? वेरी इंटरेस्टिंग। पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी मेरी। यानी कि The दोगुने नहीं लिखा, reason वही वाली behind- बात जो है yes, नहीं था। द रीजन बिहाइंड इज अफोर्डेबिलिटी। तो अगर मैं अपने लिमिट्स पे रहूंगा, देन मेरा पॉइंटर होगा यार पेशेंट को प्राइस अच्छी दूं, यार मैं प्लांट को अच्छा करूं, मैं क्वालिटी प्रमोट करूं, मैं फलाना करूं। ये चीज़ें फिर बाहर आएंगी। ये चीज़ें आएंगी तो पेशेंट उसका बेनिफिट ही होगा। सेम विद दी फार्मासिस्ट एज वेल, वो अपना रोल अदा करे अपने उसमें। सिर्फ एक रोल नहीं है भाई। मैं आपको क्या बात बताऊं कि इस वक्त हमारे मुल्क का जो क्राइसिस है ना, इस पूरे हेल्थ क्राइसिस के अंदर हर बंदा कंट्रीब्यूटर। हुज़ैफा, सिर्फ फार्मा का नहीं, मुल्क का ये मसला है, जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। यस हियर Lastly, I want to end it with you. Can we see कि ये जो आप एक काम कर रहे हैं, ये पूरे इस चक्कर को जो पीछे से शुरू हो रहा है, डॉक्टर से लेके फार्मेसी पे इधर, ये डिस्टर्ब कर देगा इसको। क्योंकि जब आप नीचे से डिमांड को ही चेंज कर देंगे, जब आप कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करेंगे, क्योंकि देखिए चेंजिंग, व्हाट डिड यू सी विद BDS बॉयकॉट मूवमेंट में क्या हुआ? कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया, तो खुद ही ब्रांड्स आ गई, खुद ही प्लेयर्स आ गए, ये कोला, वो कोला, ये कोला, सब आ गए। तो is that your plan? देखिए डिस्ट्रप्टिव नो, ठीक है। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ कि जिस तरह इंटरनेशनली ये काम हो रहा है उसको हम कॉपी कर लें, हमें री इन्वेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। यूरोप, इंडिया, पाकिस्तान के हिसाब से तो disruptive पाकिस्तान हो के हिसाब से डिस्ट्रप्टिव यस अगर होता है आप उसको गया। डिस्ट्रप्टिव, पाकिस्तान को रिजर्विंग की जरूरत है। बट वो नेगेटिव टर्म्स में चले जाता है। इन पॉजिटिव टर्म यस इट इज़ डिस्ट्रप्टिव, लेकिन हम सिर्फ कहते हैं कि यार देखिए एक चीज़ पहले से सबने कर ली है, आप उसको कॉपी क्यों नहीं करें, कर रहे? अप्लाई करें अपने पास। What is any targets? यासिर? हमारा फरहान भी इसमें एक पॉइंट में ऐड करें। एक बहुत अच्छी मिसाल है हमारे पास। आपको पता है हम इंडिया को जेनेरिक्स, इंडिया को फार्मा में डिस्कस करते हैं। इंडिया इज किंग ऑफ जेनेरिक्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, वहाँ जेनेरिक काम होता है। जेनेरिक काम नहीं होता, वहाँ दोनों काम होते हैं, बट देयर जेनेरिक मार्केट इज ह्यूज। मेरा ख्याल है हज़ारों करोड़ों इंडियन रुपीस में वहाँ जेनेरिक मार्केट है। ओके। हज़ारों करोड़ों। हाँ, मुझे जाऊँ में बोलते 300,000 करोड़। जी इस तरह वाली बात। अच्छा, इंडिया के अंदर क्या हुआ, एक कंपनी है जहाँ से ये सारा जेनेरिक आधार, इट्स अ टाटा फंडेड कंपनी, गवर्नमेंट सपोर्टेड है। फिर मोहल्ला क्लिनिक के साथ उन्होंने वो किया, उन्होंने अपनी जो लोअर इनकम क्लास है ना, उनको इसके थ्रू फैसिलिटेट करें। वो हर चीज में करते हैं वैसे। वो उसको इसके थ्रू फैसिलिटेट करें, उससे इंडस्ट्री भी फैसिलिटेट हो रही है। डेफिनेटली इसमें पैसा नहीं बनेगा। इसमें इंडस्ट्री ने भी पैसा बनाया, Scale है। सब ने बनाया, स्केल। ठीक है। तो उन्होंने इसके थ्रू दवा इंडिया है, बहुत सारी कंपनियां, अब तो मेरे ख्याल 30-40 हैं, उन्होंने बाकायदगी से इस पूरी मूवमेंट को लेकर जाकर चीज़ों को और अच्छी चीज जहाँ से नजर आए ले लेनी टर्न बिल्कुल ऐसा ही है। टारगेट्स। सो देखिए हमारा अपना टारगेट जो है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर, देखिए हमारा अपना टारगेट ये है कि हम इस साल इसको 30 ऑड पे लेके जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह 2030 तक जो हमारा टारगेट है वो 500 फार्मेसीज थ्रू आउट द पाकिस्तान है। विशियस है बट वी आर प्लानिंग, हमारे पास एक्सपेंशन प्लान्स मौजूद है। लेकिन हम खाली दवा हेल्थ केयर को नहीं देखते, यानी मैं ये नहीं चाहता कि हम ही इसको आगे लेके जाएं, हम तो चाहते हैं हमारे साथ कैलिब्रेटिव पार्टनर्स हों जो इस कॉन्सेप्ट्स को रियलाइज़ करें। सारे लोग इस पे आ जाए। सारे आए ना आए उनकी मर्जी है, लेकिन पेशेंट फोकस होके काम करें। देखिए मतलब डॉक्टर का काम प्रिस्क्राइब करे, फार्मासिस्ट का काम उसको बाकी चीज़ों को पूरा करना है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो हर जो प्लेयर है वो अपने पार्ट को प्ले करे, तो इंशाल्लाह फिर चेंज आएगा। हमने तो पहला पत्थर डाला है ना, अब बाकी लोगों ने उसको आगे लेके जाना है। आई होप कि आप जो है ना 100 बिलियन की सेविंग कराएं हमारे पाकिस्तानियों को,
just by this difference कि same medicine but कॉस्ट इफेक्टिव cost effective and pleasure talking to you guys. हमारा इरादा छोटे बात करने का था, बात लंबी हो गई है, लेकिन I hope people enjoyed. मैं एंड में सिर्फ एक बात पे क्लोज करना चाहता. एक हदीस है कि ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होगा. मैं अक्सर ये सोचता था ये ताजिर क्यों होगा, ये तो पैसा कमाता है जिंदगी भर. लेकिन सच ये है कि ईमानदारी के साथ तिजारत करना बहुत बड़ा और मुश्किल काम है. इसीलिए उसको इतना बड़ा इनाम देने का वादा किया गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सलाम अलैकुम.